आगे बाराती पीछे बैंड बाजा, अगस्त महीने की कंप्लीट वीडियो जल्दी लेके आ जा। ये गाना मुझे एक बच्चे ने सेंड किया इंस्टाग्राम पे। मतलब प्रॉपर गाना गा के सेंड किया मुझे। फिर उसके नीचे लिखा कि सर पेपर है, अगस्त के महीने की वीडियो जल्दी अपलोड कर देना। मैंने कहा ये अच्छा तरीका था। तो आगे से कोई भी रिक्वेस्ट करनी हो तो इस तरीके से गाना गा के रिक्वेस्ट करना, ठीक है ना। मुझे मुझे बड़ी हंसी आई यार। मैंने कहा ये कुछ नया है। मैंने कहा वैसे लेके आओ ना हो, अब जरूर जल्दी लेके आनी पड़ेगी। मेरा तो खून बढ़ गया 1 किलो। तो दोस्तों कैसे हो, पहले तो ये बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी। अब तक जो वीडियो थी आप लोगों की थोड़ी सी लेट हो जा रही थी, जिसकी वजह से ये गाने गाने पड़ रहे थे आप लोगों को। अब लेट नहीं होगी, आगे से आई होप सो कि सारी चीज़ें पैटर्न में चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और जैसे कि ये वीडियो जो है आप लोगों को टाइम पर देखने को मिल रही है, अगस्त महीने का कंप्लीट जो करंट अफेयर है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि पूरे महीने का जिस्ट आप लोगों को एक जगह इकट्ठा मिल जाता है। तो इससे अगर आप लोग पूरे महीने पढ़ते हुए आ रहे हो तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और अगर जो पढ़ता हुआ नहीं आ रहा है पूरे महीने, किसी रीजन की वजह से देख नहीं पाया करंट अफेयर की वीडियो रेगुलर जो आती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये एक रिवीजन का भी काम हो जाता है अच्छा खासा, ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि एक तरीके से उसको मतलब एक ओवरव्यू मिल जाता है। रिवीजन तो उनके लिए जिन्होंने कर रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए एक ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं प्लेलिस्ट देख रहा था इस वीडियो को अपलोड करने से पहले। उस प्लेलिस्ट के अंदर में टोटल मिलाकर 40 वीडियो हैं। मतलब 40 वीडियो अब तक इस पर्टिकुलर जो मंथली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। 40 वीडियो, अब 40 वीडियोस के अंदर में है। तो अब आप लोग ये बताइए कि हर महीने के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल कितनी वीडियोस के अंदर होंगी। मतलब एक तरीके से आप लोग बताइए कितने साल की वीडियोस के अंदर होंगी अगर हम लोग मंथली बात करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट मंथली वीडियो आप लोगों के पास में है, उनको फटाफट रिवाइज करके जा सकते हैं। उसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। और इसी के साथ में ये तो टेलीग्राम हो गया, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो सारी, बेसिकली पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ में आप लोग वीडियो जो है जाकर इसकी पीडीएफ जो है आप लोग, वीडियो बोल रहा हूँ बार बार, इसकी पीडीएफ जाकर आप लोग एप्लीकेशन से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी नंबर वाइज आप लोगों को सारी कट्टी मिल जाएंगी, ठीक है। तो जहां से भी आप लोग कंफर्टेबल लगे, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा मैं वीडियो हमेशा इंडेक्स वाले पोर्शन से स्टार्ट किया करता था, पर अब की बार इंडेक्स और रिपोर्ट जो है वो काफ़ी कम है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब की बार जो देखेंगे यहाँ पर गवर्नेंस और पॉलिटी वाला सेक्शन जो है वो देखेंगे। नॉर्मली वीडियो मैं उस सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ जिसका पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा रहता है, जिससे कि स्टार्टिंग में मैक्सिमम जो बड़ा बड़ा पोर्शन है वो कवर हो जाए, कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक की न्यूज़ सबसे ज़्यादा है उसको पहले आसानी से कवर कर ले, फिर छोटे छोटे पोर्शन बच जाते हैं उनको हम लोग एंड में आसानी से देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग गवर्नेंस और पॉलिटी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आप लोगों को शायद हर महीने देखने को मिल सकती है। तो ऐसी न्यूज़ जिसको हर महीने देखने को मिले, एक बार कंठस्थ कर लो तो फिर कोई प्रॉब्लम आगे नहीं रहेगी। जब एग्जाम में आएंगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को सही कर आओगे। बात की जा रही है किसके बारे में? प्रेसिडेंट रूल के बारे में। सेंटर और स्टेट के बीच की जो लड़ाई है वो जग जाहिर है। जहां भी स्टेट में दूसरी सरकार होगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की, तो वहां पर सेंटर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो सबसे पहले उस स्टेट के गवर्नर चेंज करती है, फिर अपने हिसाब से सारे काम करना स्टार्ट करती है। तो अभी यहाँ पर सेम फंडा देखने को मिला पंजाब से रिलेटेड। इससे पहले यहाँ पर वेस्ट बंगाल के बारे में बार बार ऐसी बातें की जा रही थी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर महीने न्यूज़ में रहेगा, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। और इसी के साथ में आप लोगों को नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो 3 टॉपिक इसी के बहाने से कवर करा दूंगा आप लोग के, ताकि अगर क्वेश्चन बने फ्यूचर में भी इन किसी टॉपिक से तो आप लोग उसको आसानी से सोल्व कर सको। तो बहुत ही डिटेल में तसल्ली में समझेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। लोकल मुद्दों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली है आप लोगों को नेशनल मुद्दों के बारे में फोकस देना है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी के बारे में, तो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी आप लोगों को देखने को मिली थी 1975 से लेके 77 तक, जो मेनली सबको याद रहती है। अगर नेशनल इमरजेंसी एक बार डिक्लेयर कर दी गई तो ये डिक्लेयर की जाएगी तो कॉन्टिन्यूस जो है वो 6 महीने तक रहने वाली है। और बाद में इसको अगर एक्सटेंड करना है इसको इनडिफाइंड पीरियड के लिए, तो आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से एवरी 6 मंथ, यानी कि हर 6 महीने हाजिरी लगानी पड़ेगी पार्लियामेंट के पास में जाकर कि हाँ भाई साहब हमको इसको आगे लेकर चलना है।
अगर सेम बात की जाए यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल के बारे में, तो ये आर्टिकल 252 में रहता है नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल जो रहता है 256 और 265 में देखने को मिलती है। इसमें कॉन्टिन्यूअस 6 महीने तक आप लोग उसको चला सकते हैं और कैन बी एक्सटेंडेड टू द पीरियड ऑफ मैक्सिमम 3 ईयर। तो यहाँ पर ये तो इंडेफिनेट पीरियड तक आप लोग लेकर चल सकते हो, इसको 3 साल तक इसको लेकर चल सकते हो, पर लेकिन इसमें भी हर 6 महीने अप्रूवल आप लोगों को लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस 6 महीने तक रहेगी, एक बार अप्रूवल ले लिया, फिर आगे बढ़ानी है तो फिर आप लोगों को 6 महीने बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, पर लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम इंडेफिनेट यानी कि कोई सीमा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रेखा खींच दी गई है, यहाँ पर सीमा नहीं है, यहाँ पर सीमा और रेखा दोनों है, ठीक है। मतलब ये कि 3 साल की कंडीशन रख दी गई है। पर लेकिन देश की अगर फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय हालत अगर बेकार है तो ये इनडेफिनेट पीरियड तक रह सकता है, कोई प्रिस्क्राइब मैक्सिमम पीरियड नहीं रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार पार्लियामेंट से अप्रूवल भी नहीं लेना है, क्योंकि पैसे की बात है, अगर पैसे नहीं है तो कैसे काम चलेगा, तो ये उनको डिसाइड करने दो, ठीक है। उनके हाथ में पैसे होंगे तो वो चीज़ों को नॉर्मल कर देंगे, क्योंकि वैसे भी दिक्कत रहती है बहुत ज़्यादा, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो बुरी कंडीशन बन जाती है देश के अंदर में। ये रखती किस किस रीजन की वजह से, तो एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से किसी के साथ में लड़ाई हो गई, आर्म रिबेल, हमारी खुद की जो आर्म है बेसिकली आर्म फोर्स ने माले विद्रोह कर दिया, इस तरह कोई कंडीशन बनती है, तो खुदा ना खास्ता ऐसी कभी ना देश में कंडीशन बने, आज तक बनी भी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पर बाहर से कोई आर्मी का अटैक हमारे देश के ऊपर हो रहा है, ठीक है, ऐसी कंडीशन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। हालांकि आर्म रिबेलियन जो रहता है मेनली यूज जो शब्द किया जाता है उसी के लिए कि बाहर से कोई अटैक कर रहा है। अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को और तैयार करा देता हूँ। कई सारे वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। पहले हमारे संविधान के अंदर में इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था, यानी कि अगर आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से इमरजेंसी लगानी है तो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यूज कर लिया, यानी कि देश के अंदर में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, तो यहाँ पर इस शब्द को हटाकर आर्म रिबेलियन जो है वो रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पर, ताकि समझा जा सके कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो किस पर्टिकुलर पर्पज से आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हो। यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है उसको कोई बता नहीं सकते किसको आप लोग इंटरनल डिस्टर्बेंस मान लो। आप लोगों ने जरा सी कोई हरकत हुई इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के उसको नेशनल इमरजेंसी लगा दिया, तो ये गलत बात है। तो उसके लिए आर्म रिबेलियन जो है उससे रिप्लेस किया, और ये जो काम किया गया ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारे देश में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए, तो इसमें सारी चीजें चेंज करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया था 1978 के अंदर में, ठीक है। तो ये जो 1978 में ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया था, इसने यहाँ पर सारी चीजें चेंज की काफी लार्ज स्केल पर, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में चेंज की गई थी। इसने बहुत सारी चीजों को सुधारा यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर ये शब्द भी चेंज किया। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितने सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग कम से कम याद रखिएगा। या फिर आर्म रिबेलियन आप लोग ये बोल सकते हो कि एक हथियारबंद ग्रुप के द्वारा गवर्नमेंट यानी कि सरकार का तख्ता पलट करना, तो ये भी शब्द आप लोग वहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो शब्द यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आर्म रिबेलियन जो है वो शब्द अब ज्यादा प्रेफर यहाँ पर किया जाता है, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि संविधान के हिसाब से जो सरकार चलनी चाहिए अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है तो इसका मतलब वो फेल हो गई है संविधान के हिसाब से चलने पर। तो अब यहाँ पर इसके अंदर में चेंज कर देना चाहिए बेसिकली सरकार को, ये माना जाता है। यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो दिक्कत में आ जाए। जैसे आप लोगों को पता है 1990 में हमारे देश के अंदर में ये एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए गए, यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि कहने का मोटा मोटा मतलब ये था मोटे मोटे तौर पर कि हमारे देश को ओपन करना था दुनिया के लिए, ताकि दुनिया यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके। वरना बुरी कंडीशन हो गई थी, हमारे पास में 7-8 दिन का भी हमारा तेल नहीं बचा था, पैसे देने के लिए हमारे पास थे नहीं, वो कंडीशन आ गई थी। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, तो इसलिए यहाँ पर उस टाइम पर चीज़ों को ओपन किया गया, ठीक है। तो अगर बात करें इम्पैक्ट के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो आप लोग खत्म हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, जो कि इंसान की लाइफ और बेसिकली पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट जो यहाँ पर अगर बात करें, जो यहाँ पर कैन डिक्लेयर द जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो ये समझो कि सेंटर के हाथ में आ गई है, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटर लॉ बनाए गए स्टेट के ऊपर में, पर यहाँ पर पर्टिकुलर इसी के बारे में बात की जा रही है कि स्टेट असेंबली को डिसोल्व कर दो। यहाँ पर स्टेट असेंबली जो है वो डिसोल्व नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट असेंबली को डिसोल्व कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो सैलरीज जो है सबकी रोक दी जाती है। जैसे प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो बातें बोली गई थी वो सारी खत्म।
ठीक है। इसी के साथ में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कई सारे डायमेंशन से यहाँ पर डायरेक्शन इशू की जाती है कि स्टेट की जो सैलरी है वो एक एम्प्लॉय की सैलरी रोक दी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी रोक दी। तो यहाँ पर एक तरीके से सबकी सैलरी पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हो कि घर में जो है ओनली 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक है। कोई इंसान बीमार हो गया है, इस 1 लाख रुपए का आप लोगों को इस्तेमाल करना है इस महीने, पूरे घर के खर्चे चलाने में, इसमें बच्चों की फीस और दुनियादारी सब कुछ इस्तेमाल उसी में निकलना है। कोई इंसान जो है वो बीमार हो गया और बीमार होने की वजह से वहां पर 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लाख तो थे ही ओनली हमारे पास में, 50,000 उधार लेकर आ गए और इस महीने का खर्चा भी चलाना है। तो ये क्या हो गया, ये बुरी कंडीशन होगी। तो फालतू की सारी चीज जो है वो एक तरीके से बंद कर दो। जितने मिनिमम रिसोर्सेज में आप लोग अपनी जिंदगी चला सकते हो वही यहाँ पर आप लोगों के पास में होना चाहिए, ऐसा आप लोग मान सकते हो, ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, जैसे बताया यहाँ पर, तो जैसी आ गई तो यहाँ पर विद इन 1 मंथ के अंदर में इसको अप्रूवल देना पड़ेगा। फिर 1 मंथ के अंदर अप्रूवल देने के बाद में 6 महीने तक चलेगी, फिर 6 महीने में अप्रूवल चलेगा। मस्ट बी अप्रूव बाय द बोथ हाउसेज विद इन 2 मंथ। यहाँ 2 महीने का टाइम दिया गया अप्रूव करने के लिए, फिर 6 महीने तक चलती रहेगी। और मस्ट बी अप्रूव बाय द हाउसेज बाय 2 मंथ, क्योंकि ये देश के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, स्टेट के ऊपर डाल रही है। तो यहाँ पर, और इसका ऐसा नहीं कि अब एकदम बिल्कुल ही कंडीशन ऐसी हो गई कि हाथ में कटोरा आ गया, हाँ ऐसे चांसेस बन सकते हैं, तो उसके लिए लगती है यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी रहेगी, यानी कि 50+ जो बेसिकली होती है नॉर्मली बोला जाए तो मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50, और 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग करते हैं यहाँ पर। सिंपल मेजोरिटी तो 50% वाली आप लोग बोल सकते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, और यहाँ पर भी। तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है इसके अंदर में 3 टॉपिक आप लोग कवर करा दिए। एक ओवरव्यू मिल गया नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। अब कुछ भी लिखने के लिए आप लोगों से, मतलब कुछ भी लिखने के लिए आ जाए या फिर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछने लगे कि कौन सा कब लगता है, तो अब आप लोगों को उस लेकर उसके माइंड में, अब आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इन तीनों में से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। ये टॉपिक भी आप लोग इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली बात की जा रही है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा आयाराम अगयाराम वाली बातें यहां पर सुनी होगी, और इसको PIL यानी कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गई बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर में, कि जो यहां पर बेसिकली चैलेंज कर रही है क्या, जो पैरा है एंटी डिफेक्शन लॉ का, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, स्प्लिट और मर्जर वाली बात की जाती है कि किसी के साथ में आप लोग टूट कर चले जाओ, पूरा ग्रुप जो है वो यहां से हटा किसी और के साथ में जाके मर्ज हो गए यहां पर। इसकी वजह से क्या हुआ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में थी अब उसकी सरकार गिर गई। अब सरकार गिरने की वजह से हो सकता है वहां पर इलेक्शन हो, तो ये क्या हो गया एक तरीके से, तो ये टैक्स पेयर की जो मनी है, यानी कि आप लोग जो टैक्स पे करते हो, मैं जो टैक्स पे कर रहा हूं, हर एक इंसान टैक्स पे कर रहा है। मतलब क्या है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर आप लोगों ने टैक्स पे किया है, ठीक है। ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हो। जिस लैपटॉप से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिस टैब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैंने भी इंटरनेट यूज करके वीडियो अपलोड किया है, तो यहां पर ये सारा टैक्स मैंने भी पे किया है। तो हर एक इंसान टैक्स पे कर रहा है। अब उसमें कुछ नेता हैं जिनको मजा नहीं आ रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी में, वो छोड़कर दूसरी में चले गए, इसकी वजह से सरकार गिर गई। तो यहां पर टैक्स पेयर की जो मनी है वो बर्बाद हो रही है बिना अकाउंटेबिलिटी को। आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ, उसको अलाउ कर दिया, पर लेकिन ये गलत बात है। यहाँ पर क्या है ये एंटी डिफेक्शन लॉ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम टू टाइम न्यूज में रहता है और क्वेश्चन भी इससे बनते हैं लगातार। अगर पेपर उठाकर देखे होंगे तो आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ पाओगे। क्या है बेसिकली मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, इसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा बहुत ही अच्छे से, ताकि आप लोग टॉपिक को समझ पाओ, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों, रीजन क्या है इसका सीधा सीधा रीजन ये है क्योंकि जब आप लोग यहां पर इसके बारे में बात करते हैं, इससे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान में संशोधन किया गया 1985 में। तो 1985 में संविधान में संशोधन किया गया, तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहां पर बात की जाती है। मतलब संविधान के अंदर में 10वें शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, ये यहां पर बात निकल कर आती है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई। जो ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन क्या है यहां पर, तो दोनों के लिए बात की जाती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बात की जाती है, जिसको आप लोग सांसद बोलते हो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी बात की जाती है, जिसको आप लोग विधायक बोलते हो। तो विधायक के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल है 191 और सांसद के लिए है आर्टिकल 102। तो इनको कैसे डिस्क्वालीफाई करना है इसके बारे में बात की जाती है। तो 52वां संविधान में संशोधन किया गया 1985 में और 10th शेड्यूल ऐड किया गया, ताकि अगर कोई भी डिफेक्शन होता है तो उसको काउंट किया जा सके। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से स्टार्ट होती है, अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़कर आता है, उसके बाद में फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के जाता है, तो ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि उस इंसान को कोई जानता भी नहीं था। उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर वो जीत गया, अब छोड़कर चला गया, दूसरी पार्टी में जाकर मिल गया, तो ये गलत चीजें होती हैं, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे कई सारे सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 10th शेड्यूल के साथ में यहाँ पर। तो इसमें इंडिपेंडेंट अगर कोई पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इससे क्या होगा, मान लीजिए आज के डेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पर एक तरीके से वो सरकार चला रही है जैसे तैसे लेकर, ठीक है, एक तरीके से आप लोग ये समझिए। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हो गया कि कुछ तो कैंडिडेट उसके वैसे छोड़कर चले गए, एक आधा कुछ कमी पड़ गई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जाकर अपोजिशन को सपोर्ट कर दिया, तो यहां पर कोई और पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाएगी और हो सके किसी की मेजोरिटी भी ना बने तो इलेक्शन भी होने पड़ जाए यहां पर। तो ये गलत बात है। तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हो सकता है जाकर वहां पर एक तरीके से बैलेंस बिगाड़ दे। नॉमिनेटेड कैंडिडेट, अगर कोई नॉमिनेटेड होकर आया, आप लोगों को पता है 6 महीने के लिए बेसिकली, उसके बाद में इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं। तो बोला गया कि इफ दे ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ ऑफ द नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन के 6 मंथ बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो यहां पर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वैसे भी एक वो वाला नॉमिनेशन जो राज्यसभा में आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को पता है 12 मेंबर टोटल नॉमिनेट होकर जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लास्ट मैंने डिस्कस किया था कई बार आप लोगों से, लास्ट के बारे में पता है आप लोगों को। यहां पर बताइए, जो राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है उसमें लास्ट वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मैं यहां पर राज्यसभा की बात कर रहा हूं। तो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए आप लोगों से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक तरीके से कि क्या क्या यहाँ पर नॉमिनेशन का बेसिकली क्राइटेरिया क्या है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर पाता है कि नॉमिनेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेसिस पर मतलब उनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। जैसे लिटरेचर, आर्ट, ऐसे ऐसे सुने ना आप लोगों ने कई बार, मैंने आप लोगों को बताया। तो लास्ट वर्ड जो मैंने आप लोगों के सामने यूज किया है, उस लास्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ये मैं बेसिकली आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं इसलिए फोकस दे रहा हूँ क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो यहाँ पर लिटरेचर की बात की जाती है, आर्ट की बात की जाती है, ठीक है, LAA, तो फिर क्या हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, एक ए और है और ये एस हो गया। अब एक ए और एस के बारे में आप लोग बताइए, वीडियो को पॉज कर आंसर दीजिए। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर LASS, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, LAS लिख देता क्या ठीक, सॉरी यार, ये होता है LASS में क्या रहता है यहाँ पर, हमारी कंट्री के अंदर में थोड़ा सा डिटेल में अब इसको बताता हूँ। संविधान के अंदर में जब आप लोग जाते हैं तो आर्टिकल 80 आप लोगों को देखने को मिलता है। इस आर्टिकल 80 में यहां पर प्रोविजन है कि 12 मेंबर हम लोग राज्यसभा में उनको क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में उनको हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते मतलब प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहते हैं महामहिम, उनके हाथ में पावर रहती है और ये आर्टिकल 80 के हिसाब से उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो आर्टिकल 80 में ही यहां पर कंडीशन लिखी हुई है और वो कंडीशन क्या है, वो है LASS मतलब मैं लास्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि उनको इलेक्शन की लड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग आ जाते हो। L का मतलब होता है लिटरेचर, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर A का मतलब होता है आर्ट, ठीक है, S का मतलब होता है यहां पर सोशल सर्विस नॉर्मली बोला जाता है, ठीक है, सोशल सर्विस वर्ड यूज किया जाता है यहां पर। और नेक्स्ट यहां पर होता है साइंस, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन में यहां पर पूछूंगा कि सचिन तेंदुलकर साहब जो है यहां पर, जिसको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, वो किस पर्टिकुलर बेसिकली यहां पर इसका इस्तेमाल करते हुए राज्यसभा का मेंबर बने थे, ये आप लोगों को बताना है। ये प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है राज्यसभा के अंदर में टोटल 245 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें 233 जो है उनका इलेक्शन होता है, प्लस 12 जो होते हैं उसमें नॉमिनेट होते हैं, तो 245 टोटल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है राज्यसभा की, अगर मैं आप लोगों से पूछूं मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, 250 या फिर 252। छोटी छोटी बातें यार पॉलिटिक्स की, ये आप लोगों को क्वेश्चन कई बार गलत करा देंगे अगर नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया बेसिकली नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में। अगर बात करें यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर कोई मेंबर जो है या फिर जो एक पॉलिटिकल पार्टी उसको कोई व्हिप जारी करती है वो काम नहीं करता है, तो उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़नी, अपनी बेसिकली मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी की। तो गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी, वॉलंटरी भी दे सकता है, या फिर यहाँ पर अगर वोटिंग के बारे में उन्होंने बात की है कि वोटिंग देनी है, तुम वोटिंग नहीं दे रहे हो, उससे एब्सटेन हो रहे हैं, तो उससे भी उसको छोड़कर जानी पड़ेगी क्योंकि वो उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये न्यूज इससे रिलेटेड है भी नहीं है, ये तो हो गया आप लोगों का यहां तक रिवीजन। अब ये न्यूज किससे रिलेटेड है, वो है यहां पर इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड, इसमें से भी इस पॉइंट से बेसिकली मतलब क्या है, अगर बात करें कोई स्पीकर या फिर कोई चेयरमैन जो होता है, ठीक है, वो रिजाइन कर देता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, तो फिर यहां पर उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनको माना भी जाता है कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए स्पीकर बनने के लिए या फिर चेयरमैन बनने के लिए, स्पीकर लोकसभा में और चेयरमैन राज्यसभा में। पर लेकिन यहां की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, यहां पे आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान से सुनना, अब यहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी में मान लीजिए टोटल मिलाकर आप लोगों को 15 मेंबर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 15 मेंबर में से 2/3 मेंबर जो हैं वो यहां से टूटे और टूटकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। 2/3 का मतलब क्या हो गया,
3 पंजे 15, 5 दूनी 10, टोटल मिलाकर कितने हो गए यहाँ पर 10 मेंबर हो गए। यानी कि 15 में से 10 मेंबर जो हैं वो छोड़कर चले गए। तो पॉलिटिकल पार्टी तो ये रह नहीं गई, ऑलरेडी यहाँ पर इसकी कहानी खत्म होगी, मतलब आधे से ज्यादा मेंबर छोड़ के चले गए। तो ऐसा कोई अगर डिफेक्शन होता है तो यहाँ पर इसको अलाउ किया जाता है कि इसको माना जाए। अब ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई यहाँ पे इस तरीके से कोई डिफेक्ट करके जाता है, कोई यहाँ पर इस तरीके से स्प्लिट करके जाता है, जैसे कि नॉर्मली अभी रिसेंटली आप लोगों को महाराष्ट्र में उदाहरण देखने को मिला था, शिवसेना के बीच में यहाँ पर ये कहानी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार तक जो है वो चेंज हो गई। तो ऐसी कोई कंडीशन अगर बनती है तो ये तो एक तरीके से टैक्स पेयर की जो मनी है उसका एक तरीके से हनन हो गया। अगर कल को यहाँ पर वो मेजोरिटी न बनती तो फिर से इलेक्शन होते और टैक्स पेयर ने जिसको वोट दी थी, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था, वो ट्रस्ट भी यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो इसीलिए बोला गया कि ये जो स्प्लिट करने वाला फंडा भी अगर कोई इस तरीके से तोड़ के जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में, तो इसको भी यहां पर मनाही कर देनी चाहिए। ये भी टैक्स पेयर की मनी के लिए सही नहीं है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। आप लोग इससे कितने सहमत हैं, ये सही है या फिर गलत है, ये आप लोग बताइए। पर टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से बने तो कंफ्यूजन आप लोग कतई नहीं है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी बता दी। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो दूर करना है। ठीक है, ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसको मतलब सुनने के बाद में गुस्सा भी आता है कई बार थोड़ा सा, कि ऐसी हरकतें इंसान कैसे कर लेते हैं। इवन कोविड-19 के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जिन बच्चों की माँ बाप की डेथ हो गई थी उन बच्चों को कई सारे लोगों ने जो है अडॉप्ट किया, यानी कि गोद लिया। गोद लेने के बाद में उनको घर पर नौकर यानी कि सर्वेंट बनाकर रख दिया। ऐसी कंडीशन देखने को मिली और फिर उनके साथ में बुरे बर्ताव भी किए गए। तो इस तरीके से कई सारे केसेस सामने निकल कर आए। अभी यहाँ पर एक माइनर बेसिकली माइनर, उनके साथ में माइनर का मतलब होता है 18 साल से नीचे की बात आप लोग बोल सकते हैं। ओनली 10 ईयर ओल्ड गर्ल की बात की जा रही है जिसके साथ में गलत बर्ताव किया गया दिल्ली के अंदर में। यहाँ पर इसके बारे में तो पूछेगा नहीं कि दिल्ली के अंदर में किसके साथ में क्या हुआ है, पर ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाता है आप लोगों से। और इसी के साथ में यहाँ पर आंसर राइटिंग लिखने के लिए कुछ आ जाए तो वहां पर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या, चाइल्ड लेबर हमारे संविधान ने मना कर रखी है। अगर आप लोगों को पता हो कि हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 24 है यहाँ पर, और जब चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं तो वो हजार्ड्स इंडस्ट्री के अंदर में या फिर किसी ऐसे एरिया में जहां पर बच्चे की जान को खतरा हो सकता है या फिर उसको कोई नुकसान पहुंचे, अलाउ नहीं किया जाता है। घर का ही कोई बिजनेस चल रहा है तो वहां पर तो बच्चा काम कर सकता है। जैसे खेतों में हमने भी काम किया है, अब खेतों में रोटी लेकर जाना, वो सब और भी 2-4 काम हुआ करते थे, तो उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पर। ठीक है, ये आप लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के अंदर में भी ये चीजें पढ़ी होगी, अगर आप लोगों को याद होगा। तो यहां पर बात की जा रही है चाइल्ड लेबर, जो अगर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये निकल कर आता है कि इसको जो आज की डेट में काफी एक ऐसा सोसाइटी में एक गलत काम है जो कि काफी डीपली रूटेड है। मतलब एक तरीके से काफी जगह ये नॉर्मल देखने को लिख जाता है। हर आप लोगों ने अगर ढाबा देखा उस पर कोई ना कोई छोटू काम करता मिल जाता है, और जिसको छोटू बोलते हैं ना, वो छोटू चाय लाना, वो छोटू पानी लाना, वो अक्सर घर का बड़ा बेटा होता है। किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से फादर की डेथ हो गई या फिर कोई और इश्यू बन गया, उसकी वजह से काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो सेंसस की 2011 की बात करें, क्योंकि लेटेस्ट वाला सेंसस अभी जो है पाइपलाइन में है, उसके हिसाब से माने तो 10.1 मिलियन जो वर्कर अगर आज की डेट में बात करें तो बच्चे एज ए वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी एज 5 से लेके 14 साल के बीच में है। ये 10 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब होता है 1 CR यानी कि 1 करोड़। तो 1 करोड़ कितना बड़ा आंकड़ा होता है आप लोग खुद अंदाजा लगा लो। जिसमें से 8.1 जो है वो गांव वाले एरिया में काम कर रहे हैं, और आप लोगों को देखो गांव वाले में क्या है 8.1, यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि गांव में ज्यादा बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर, इन सब लेबरर के तौर पर। और शहरों में अक्सर पकड़ लिया जाता है तो वहां पर कम देखने को मिलेगा। डिक्लाइन हुआ है नंबर 3.9% से 2011 से लेके, अगर एक के कंपेयर में आप लोग बात करें यहाँ पर 5% था, अब ये 3.9 या फिर बोले कि 1% घट गया है। एनसीआर भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार का डेटा इकट्ठा करती है, जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से आप लोग जानते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, याद रखना, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और होम मिनिस्टर कौन है ये तो पता ही होगा या भूल गए। तो यहां पर बात करें 982, इन्होंने बोला 2021 के हिसाब से अगर बात करें 982 केसेस जो है रजिस्टर किए गए थे चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत में। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो तेलंगाना और आसाम से निकल कर आए थे। आसाम में तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, आसाम और मेघालय के अंदर में जो रेड होल माइनिंग, जिसमें मतलब छोटे छोटे सुराग बनाए जाते हैं कोयले को चोरी करने के लिए, अक्सर उसमें इतना छोटा सुराग रहता है कि बच्चों को उसमें डाला जाता है। ठीक है,
तो बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। इवन चाइल्ड अगेंस्ट जो इवन कंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी यहाँ पर चलाया गया इस चीज़ को सुधारने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर काम नहीं करता है पर लेकिन बड़े धीमे धीमे चीज़ें चलती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा ना, जो अच्छे अच्छे काम होते हैं आराम आराम से होते हैं। कोई फालतू की चीज़ हो जरा सी देर में वायरल हो जाएगी, पर लेकिन अच्छे काम में एक तरीके से आराम आराम से चीज़ चलती है। तो यहाँ पर अगर कोज की बात करें तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर के बारे में, तो यहाँ पर एक तरीके से एडल्ट अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इलिटरेसी काफ़ी लार्ज स्केल पर होती है, सोसाइटी फैक्टर होता है, सोसाइटी में चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। पोवर्टी उधारी, इसी के साथ में कल्चर फैक्टर देखने को मिलेंगे। डिमांड चाइल्ड लेबर की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चा है आराम से काम कर रहा है, कुछ एक तरीके से ना फालतू की बात भी नहीं होगी तो आराम से चीज़ चलती रहेंगी। तो बहुत सारी ऐसी इशूज़ ऐसी कंडीशन निकल कर आती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर यूनिसेफ के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर फंड है, और इससे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली अभी एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर में कि यूनिसेफ जो यहाँ पर बेसिकली इसका जो फंड है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये किस पर्टिकुलर ईयर में क्रिएट किया गया था और किसके अंडर में ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो यूएन के अंदर में स्पेशल ये प्रोग्राम है, ये याद रखिएगा, जिसके तहत कन्वेंशन भी लेकर आया गया था 1989 में, और यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से। ठीक है, तो यूनिसेफ जो है ये परमानेंट पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, ये सिस्टम का इन 1953। ये इसी के साथ में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए काम करता है कि बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन कैसे उसको लेकर चलना है और किस तरीके से समाज का बिहेवियर होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि बच्चों पर ज़्यादा अच्छे से फोकस दिया जाए। और 190 कंट्री यहाँ पर इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट करती हैं, और न्यूयॉर्क यूएसए ये यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों के साथ साथ में कवर होगी। अब आप लोगों के मन में इसको लेकर कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी और कुछ बातें आप लोग थोड़ा सा याद रखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इसके बारे में बात करती है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों को याद होगा। कन्वेंशन 138 के बारे में बात की गई थी, किससे रिलेटेड है यहाँ पर, और 182 के बारे में, तो ये किससे रिलेटेड था, ये बच्चों की जो लेबर है बेसिकली उससे रिलेटेड था। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट चाइल्ड राइट के बारे में बात की जा रही है, तो राइट ऑफ द चाइल्ड ये 1959, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड ये 1989। बाकी हमारे संविधान में आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। 23 फोर्स लेबर को कैसे रोकना है, 24 तो ये अंडर 14 उनको काम ही नहीं करने देना हजार्ड्स इंडस्ट्री में। 39 डीपीएससी में चले जाते हैं कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर काम करना है ताकि जो बच्चे हैं उसके लिए थोड़ा सा काम किया सके, हेल्थ और एक तरीके से स्ट्रेंथन करे वर्क फोर्स को। यहाँ पर बच्चों के ऊपर फोकस देने की बात की गई थी कि उनके खिलाफ कोई अब्यूज नहीं होना चाहिए। और अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 45 के बारे में। आर्टिकल 21 ये तो आप लोगों को पता है, इसमें राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, पर लेकिन उससे पहले भी अगर बात करें तो कौन करेगा, तो आर्टिकल 45 यहाँ पर इससे पहले की बात करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों से पूछ ली जाया करती है। एजुकेशन किसी भी सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट है जिसके साथ में किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर उसको सही डायरेक्शन में लेके चला जाए तो सब कुछ सही डायरेक्शन में चलता है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर है उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि एजुकेशन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज करने की बात यहाँ पर की गई। किस तरीके से कि एजुकेशन लिटरेसी अक्रॉस इंडिया, तो हम लोग इस तरीके से पहुंच सके, इंडिविजुअल जो भी गैप है उसको भर सके, बेसिक लिटरेसी के साथ में क्रिटिकल स्किल भी सिखा सकें। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश में जब एंशिएंट टाइम में बाहर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आज की डेट में हमारे देश के बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो ये सुनने में बड़ा ही ऐसा लगता है कि मैंने कहा यार कोइन ना शिफ्ट हो गया अभी। ठीक है, तो अपने देश के अंदर में आए फिर से एक ऐसा माहौल बनाया जाए तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर नव भारत ये साक्षरता जो कार्यक्रम है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों को फिर से पैटर्न में लाने की कोशिश करेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग फोकस किया जाएगा, जो कि पहले ये माना जाता था कि अगर कोई भी बच्चा किसी पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है तो वो कुछ ना कुछ सीखकर कुछ ना कुछ बनकर ही निकलेगा। पर आज की डेट में अगर पीएचडी भी कर लो तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी चला पाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं दूर हट रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी वो झलक आप लोगों को देखने को मिली। डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात की जा रही है, क्रिटिकल लाइफ स्किल के बारे में बात की जा रही है, और इसी के साथ में इंसेंटिव किया जाए स्टूडेंट्स को वॉलेंट्रीज के तौर पर, ताकि वो वॉलेंटियर बनकर जो है आगे निकल कर आए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा इनिशिएटिव थ्रू आउट द वॉलेंट्रिज्म, यानी कि जैसे मैं बोलने लगूं कि हर एक बच्चा जो है वो साथ में निकल कर आए और किसी 3 बच्चे को जो है बेसिक लर्निंग वो सिखाए जो भी उसके लोकल एरिया में रहता है। तो ये वॉलेंटियर हो गया एक तरीके से, ऐसा हो गया कि एसएलवी के वॉलेंटियर बन गए, तो वो वाली फीलिंग आप लोगों को यहाँ से आएगी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कैबिनेट से रिलेटेड यहाँ पर अप्रूवल मिला किसको, सिटी को। ये सिटी नहीं है, सिटीज है। सिटीज 2.0 या 2.0 भी आप लोग बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जिसकी फुल फॉर्म है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसका मतलब है बेसिकली सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट और इंटीग्रेट एंड सस्टेन। सारे ही शब्द अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। अगर सिटी के बारे में बात करें तो शहर हो गया, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग चाहते हो शहर को सही डायरेक्शन में लेकर चलना। इन्वेस्टमेंट भी नहीं, अंधाधुंध पैसा उड़ा दिया, इनोवेशन के वे में काम कर सकते हैं ताकि सस्टेनेबल फ्रेंडली भी आप लोगों को देखने को मिले। इंटीग्रेट, सबको मिलकर काम करेंगे। और सस्टेन सिटी ऐसी रहेगी कि हम लोग उसमें इतनी भी बर्बादी न कर दें कि आने वाली जनरेशन वहां पर रह ना पाए। तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो 2023 से लेके 2027 तक चलने वाली ये स्कीम है बेसिकली, जिसमें अलग अलग लेवल पर काम किया जाएगा। इसमें फ्रांस के साथ भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी, इसी के साथ में नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर है वो मिलकर काम कर रहे हैं, और इसी के साथ में और भी यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। बेसिक पर्पज यहाँ पर एक ही, स्मार्ट सिटी बनानी है। प्लानिंग के साथ में चलेंगे, रिन्यूएबल के साथ में चलेंगे, रिसाइकिल के साथ में चलेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा वो इको फ्रेंडली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्पज का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे उसी की सिस्टम में ये एक नया प्रोग्राम सिटीज के नाम से आप लोग याद रखिएगा, कैबिनेट का अभी रिसेंटली इसको अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, बाकी बताने वाली बात है ही नहीं है। इतने लंबे समय से स्मार्ट सिटी के बारे में आप लोग सुनते हो आ रहे हो। तो यहाँ पर स्मार्ट मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं, स्मार्ट लिविंग के बारे में बात करते हैं, स्मार्ट गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, स्मार्ट इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, स्मार्ट इकोनॉमी के बारे में, और स्मार्ट पीपल यानी कि लोगों के बारे में। इन सब से मिलकर बनती है स्मार्ट सिटी। तो ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटी जो है उसमें आप लोग रोबोट घूमेंगे वो स्मार्ट सिटी होगी। इंसान वहां पे बेसिकली स्मार्ट ही नहीं है, वो रोबोट के ऊपर पान खाकर पिचकारी मार रहे हैं। ठीक है, तो कोई मतलब थोड़ा ना रह जाएगा उसका। तो लोगों को भी एजुकेटेड और वेल बिहेव बनना पड़ेगा, तब जाकर सिटी जो है स्मार्ट बनेगी, और ज्यादा इंपैक्ट इसी से पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग। पोक्सो एक्ट एक ऐसा कानून है जो कि बच्चों को किस तरीके से सही डायरेक्शन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सकती है उसके बारे में यहाँ पर बात करता है। इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि जो बच्चे हैं उनके साथ में कोई भी दुर्घटना, दुर्व्यवहार न देखने को मिले, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है पोक्सो एक्ट। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था कई जगह अच्छे से, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज में है। सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था एक एग्जाम में कि पोक्सो एक्ट जो है वो गर्ल चाइल्ड के लिए नहीं, ये जेंडर न्यूट्रल है। लड़का या लड़की कोई भी हो, बच्चा कोई भी हो, दोनों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये आप लोगों को पता है। ये कानून लाया गया था, फिर बाद में 2019 में इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, 2012 में कानून आया, फिर 19 में अमेंडमेंट बेसिकली इसके अंदर में देखने को मिला। कई सारे छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं, वो उसके ऊपर शायद ही क्वेश्चन बनेगा, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा ये याद रखिएगा जेंडर न्यूट्रल है, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर में न्यू ओब्लिगेशन लेकर आए गए, न्यू रूल, ताकि और अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। पर मैक्सिमम दिक्कत क्या आती है, पोक्सो एक्ट में जो केस निकल कर आते हैं वो किसी सगे संबंधी के होते हैं। कोई यार दोस्त रिश्तेदार होगा, आसपास का कोई डॉक्टर होगा, कोई जानने पहचानने वाला होगा, वही बच्चों के साथ में ऐसी हरकतें करता हुआ अक्सर पाया जाता है। तो उस इंसान के ऊपर फिर केस करना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि लोगों की इज्जत बेइज्जती वाली नाक बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। और इसी वजह से कानून जो है वो सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट नहीं होता है। अभी इसी को इंप्लीमेंट करने के बारे में बात की जा रही है कि किसी भी तरह का ऑफेंस यहाँ पर होगा तो स्पेशल कोड बनाए जाएंगे और फास्ट ट्रैक वे में मैटर को सुलझाया जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में आया। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि सरकार ने चला रखे हैं यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है। अगर कल को कुछ लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें, तो इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। इनोवेशन किसी भी देश की जान होता है। अगर इनोवेटिव चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहे तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है। तो हमारे देश के अंदर में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र जी जो हैं उनके द्वारा भी बात की गई निधि के बारे में, जिसका नाम था यहाँ पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। हार्नेसिंग मतलब होता है दोहन करना, किसी चीज को ढंग से यूटिलाइज करना। तो ये एक प्रोग्राम हमारे देश में लेकर आया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके अंदर में कई सारे कंपोनेंट थे, जैसे कि कैसे यहाँ पर सपोर्ट करना है, इनोवेट करना है स्टार्टअप को, और ऐसा माहौल बनाना है देश के अंदर में कि अच्छे से अच्छा स्टार्टअप निकल कर आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया जाए। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं।
ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2016 में, पर फिलहाल अभी न्यूज में है क्योंकि और अप्रिशिएट किया गया और सपोर्ट करने की बात की गई। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप सिस्टम हमारे देश के अंदर में बढ़ता जा रहा है। स्टार्टअप मतलब अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करो, 2-4 लोगों को जॉब दो। तो ये एक अच्छी चीज है कि इंसान जॉब के पीछे न भागकर लोगों को जॉब देने वाला बन गया है। सरकारी जॉब जो है आज के डेट में ना के बराबर है, बहुत सारे लोग जो है उसमें के लिए कॉम्पीट करते हैं। सरकारी जॉब में अच्छी चीज ये रहती है कि इंसान की जिंदगी संवर जाती है, लाइफ जो है आसानी से गुजर जाती है। बस स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करते हैं तो डेली इंसान की जिंदगी जो है ऐसा लगता है कि आज खत्म कल खत्म, वो वाली फीलिंग रहती है। तो जितना रिस्क है फिर वहां पे पैसा भी इतना ही कमा पाता है इंसान। तो हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस रहती है, किसी को जिंदगी में शांति चाहिए, किसी में पैसा चाहिए, तो दोनों अपनी जिंदगी जो है वो चूज कर पाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, तो वो सरकारी गवर्नमेंट में जाकर भी चेंज लेकर आ जाते हैं और बिजनेस कर भी चेंज लाते हैं। तो सबका अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोग्राम जो है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए है। तो यहां पर जो फंडिंग दी जाती है, अगर कोई अच्छा आइडिया आएगा सामने तो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड रहेगा, वो यहां पर एनालिसिस करके इसमें फंडिंग प्रोवाइड कराएगा। स्टेटस ऑफ इंडियन इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो हमारा देश जो है वो 40वें नंबर पर है। अभी चीजें बढ़ रही हैं, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात की गई तो यहां पर चीजें कुछ बढ़ती नजर आई। थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप ग्लोबली हम लोग देखने को मिले, चाइना और यूएसए के बाद में, बेसिकली यूएसए और चाइना के बारे में बोल सकते हो। इसी के साथ में यहां पर 108 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न हमारे देश में, जो कि लगभग 340 बिलियन की आज के डेट में वैल्यूएशन रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देश के अंदर में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आज के डेट में। परसेंटेज ऑफ जीडीपी में भी अगर आप लोग बात करें, और पब्लिक सेक्टर अकाउंट्स ये आज के डेट में बात करें 3/4 टोटल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छी बात निकल कर आ रही है, क्योंकि जब तक सरकार खुद इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करेगी तब तक बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये कैसे है? ये ऐसे मान लीजिए घर में छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे का मतलब बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, दो चार बहन भाइयों के बहुत सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है। अगर इन बच्चों को आप लोग कुछ सिखाना है तो पहले आप लोगों को अपना बिहेवियर खुद का चेंज करना पड़ेगा। आप लोग अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो ये बच्चे अच्छे से बिहेव करेंगे। आप लोग खुद गाली गलौज कर रहे हो तो ये भी अडेप्ट करके जरा सी देर में आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे गाली देते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सीखा है हम लोगों से। तो ये चीज आप लोगों को अपने माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जब तक सरकार खुद यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे नहीं आएगी तब तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में है, तो सरकार भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो निधि एक ऐसा सिस्टम है जो कि आप लोग याद रखते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, ठीक है, बेसिक बट इंपॉर्टेंट। बाकी जब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, हमारे देश में काफी कम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट। आप लोग खुद देख लो, ये आप लोगों के सामने डेटा है। यही सेम चीज अगर आप लोग देखोगे इजराइल को देखो, ठीक है, कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ में ब्राजील में देख लो, कनाडा, चाइना, फ्रांस, हमारा सबसे नीचे है जापान, मेक्सिको भी थोड़ा काफी कमी है, हमसे तो नीचे चला गया है। पर लेकिन अगर जो देश दूसरे देखोगे, जैसे यूएसए हो गया, मतलब ये वो देश हैं जो कि अच्छा खासा खर्च करते हैं। अगर इन देश की बैकएंड में जाकर आप लोग चीजें चेक करोगे, ये एजुकेशन पे भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं, और ये हेल्थ पे भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी अच्छा खासा ही इन्वेस्ट करते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जिस देश ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया उस देश के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हिस्ट्री उठाकर देख लो, जिसने इन चीजों पर फोकस किया वो देश आज के डेट में डेवलप कंट्री की लिस्ट में आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। इसलिए हमारी जो भी कमेटी कमीशन आते हैं वो बार बार बोलते हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, पर लेकिन सरकार की और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाती है। ये कुछ इनिशिएटिव है जिसकी वजह से स्टार्टअप जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तो अगर स्टार्टअप के बारे में कुछ बातें पूछी जाए तो ये एटलीस्ट आप लोगों के माइंड में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। ऐसी जो न्यूज़ है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो कि देश के लोगों के लिए भी फायदेमंद हो और हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए भी फायदेमंद हो। तो ये एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसका नाम है देविका। देविका जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक पर्टिकुलर रिवर से निकल कर आ रहा है जिसका नाम है देविका रिवर, ठीक है। देविका रिवर के बारे में बात करेंगे, पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च किया गया और रिसेंटली अभी यहाँ पर आप लोगों को फिर से न्यूज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होता है, फिर कंप्लीट होने के कगार पर होता है, तो फिर से न्यूज में आता है। पहले तो इनोग्रेट किया गया, फिर बेसिकली शांति में पड़ गया क्योंकि काम चल रहा है, और फिर यहाँ पर लॉन्च हुआ। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हो रहा है, तो इसी के चलते फिर से यहाँ पर न्यूज में देखने को मिल रहा है। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट रिवर रिजुविनेटर प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के थ्रू। देविका रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है यहाँ पर कहां से, ये है सुधा महादेव टेम्पल, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर से देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है जो मुझे यहाँ पर इसमें देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं जो आर्मी का जो कन्वे होता है उसके लिए जो उसके व्हीकल होते हैं उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, और जो कंजेशन रहता है यहाँ पर नॉर्मल ट्रैफिक का उसके लिए भी हेल्प प्रोवाइड कराने वाला है, ठीक है।
होली रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? अगर बात करें तो इसको गंगा रिवर की सिस्टर रिवर बोला जाता है, देविका रिवर को। ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी एक स्टेट पीसीएस के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये, क्योंकि पहले से ही प्रोजेक्ट न्यूज में 2019 से बीच बीच में यहाँ पर सरकार ने भी इसके बारे में जिक्र किया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो गंगा रिवर की सिस्टर रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर में किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछें तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, क्योंकि ये खासकर रीजन भी वही है जम्मू एंड कश्मीर वाला, जो कि ह्यूज न्यूज में रहता है। ठीक है, बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है यार ये सारी चीजें, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजियाना नहीं है कतई भी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि टाइम टू टाइम न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट। इसके बारे में पहले भी आप लोगों ने मेरे से सुना होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने की एक मुहिम चलाई गई हमारे देश के अंदर में, तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिलता है। कैबिनेट ने अप्रूव किया यहाँ पर अभी 1.39 लाख करोड़, ये 6.4 लाख विलेज को ब्रॉडबैंड के थ्रू कनेक्ट करने की। आप लोगों को मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप लोग थोड़ी सा चीज़ों को समझ पाएंगे, खासकर जो गांव से निकल कर आते हैं, आज की डेट में भी गांव में आप लोग एक प्रॉपर ब्रॉडबैंड सिस्टम लगाकर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा होता तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किए, मैं अपने गांव से बैठकर पढ़ा रहा होता, ऐसी बात आप लोग समझ सकते हैं। तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करता है ऑल विलेज पंचायत इन द कंट्री, और एम है कैसे अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकते हैं 2 Mbps से 20 Mbps फॉर ऑल हाउस होल्ड। ये बिल्कुल ऐसे बिजली का कनेक्शन प्रोवाइड कराना। अगर एक घर पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इंटरनेट का सिस्टम पहुंच जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप लोग को इंप्रूव होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो उसी डायरेक्शन में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ब्रॉडबैंड ये बहुत ही हेल्प करेगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरनेट मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अर्ली हार्वेस्टिंग, ये एक तरीके से ई गवर्नेंस की बात करें, सरकार को कोई स्कीम पहुंचानी है, लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, किसी भी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। किसानों को अपने ड्रोन वगैरह चलाने हैं, अपने इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीजें क्या एक तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। आप वहाँ से हेल्थ की सर्विस वहाँ पर ले सकते हैं, इसी के साथ में एजुकेशन ऑनलाइन आप लोगों को दिख ही रही है, ई क्लासेस चला सकती हैं किसान फार्मरों के लिए, तो बहुत सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, इसमें अभी चीजें चल रही हैं, तो देखते हैं कितने जल्दी इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। काफी लंबे समय से इसके बारे में बातें की जाती है। ठीक है, तो बिग स्टेप होगा ये टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, क्योंकि आज भी 50 से लेकर 60% पॉपुलेशन हमारी गांव में ही आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये उसके बारे में सोचने वाली बात है, और बीएसएनएल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो बीएसएनएल के बारे में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, कल को क्वेश्चन बने तो ये आप लोग याद रखिएगा, उसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। बाकी कुछ डेटा है आप लोगों के सामने। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में आप लोगों से पूछे किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में एक ह्यूज आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर में कनेक्टिविटी और बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि जहां जहां अच्छा इंटरनेट पहुंचेगा तो वहां आसानी से चीज पहुंचेगी। अभी आप लोगों को बताओ, जैसे एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो तो उसमें कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एप्लीकेशन जो है वो खुल नहीं पाता है। ठीक है, उसमें कई सारे रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बताऊं, वो है जियो जो है वो जियो जो है वो आज की डेट में क्या कर रहा है, वो 5G कनेक्शन को रोल आउट कर रहा है पूरे देश के अंदर में, और 99% लोग इंटरनेट के लिए आज की डेट में जियो यूज कर रहे हैं। आप लोग खुद देख लो, आप में से कितने हैं जो इंटरनेट के लिए जो यहाँ पर कोई और कनेक्शन यूज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम, फिर जी लिख दिया, हद कर दिया यार ये तो कुछ, जियो। ठीक है, जियो मेरे लाल वो जीबी याद आ रहा है ना, इतने जीबी डेटा मिलता है तो यहाँ पर 99% लोग जो है वो जियो यूज करते हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये निकल कर आ रही है कि आप लोग मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं कर पाते हैं। सेम चीजें अगर आप लोग ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करोगे तो आसानी से चीजें ओपन हो जाएंगी। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर ये कि इंटरनेट 5G रोल आउट हो रहा है, इसके बाद में 6G रोल आउट होता हुआ नजर आएगा। तो अगर गांव तक भी ये चीजें पहुंच जाती है तो कितने अच्छे लेवल पर हम लोग इंपैक्ट डाल पाएंगे, अपने कितने सारे लोगों को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, ये बेसिक पर्पज दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले टाइम में ये एक ह्यूज मार्केट है इस तरीके की बेसिकली कंपनी के लिए, जो कि इंटरनेट के फील्ड में काम कर रही है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जियो, और आज की डेट में अगर बात करें एयरटेल, इसमें 2 कॉम्पिटिटर सबसे बड़े हैं, बाकी तो और तो सब वही है कि हाँ ठीक है चल रही है जिंदगी। ठीक है, तो देखते हैं आपके गांव में इंटरनेट है या नहीं, बताइए जरूर। ये कैसा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, मतलब एक न्यूज़ थी जिसको देखकर मेरा गवर्नमेंट की चुम्मियां लेने को मन किया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के अंदर में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाली है, आप लोग समझ नहीं सकते कि हाँ क्या डेवलपमेंट इससे आएगा। हमारे देश के अंदर में अगर मोबाइल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे देश के अंदर में अगर लैपटॉप बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे देश के अंदर में अगर सेमीकंडक्टर जो डिवाइस वगैरह माइक्रो जो एक तरीके से
जो सारी छोटे छोटे जो चिप्स होती हैं वो अगर बनानी स्टार्ट हम लोगों ने कर दी तो हमारे देश के अंदर में इतना ह्यूज इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये रोल आउट किया गया हमारे देश में, तो उसी के चलते यहाँ पर ये भी देखने को मिला। तो बहुत ही शानदार डिसीजन है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग बाहर से चीजें लाना बंद कर देंगे, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर में बोला गया कि लैपटॉप इंपोर्ट विल रिक्वायर लाइसेंस। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई बाहर से लैपटॉप की इंडस्ट्री लाकर यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं, लैपटॉप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो सरकार से पूछना पड़ेगा। सीधा सीधा ये मुद्दा है, सरकार से पूछना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? सरकार नहीं चाहती कि धड़ल्ले से यहाँ पर ये चीज आए, हम अपने ही देश में इसको पर्टिकुलर डेवलप करें, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लैपटॉप यूज करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मोबाइल तो सबके पास में होता ही है, लैपटॉप भी अभी काफी सारे लोग जो हैं आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या है? इससे ये कि इतने सारी चीजें अगर हर एक घर में एक लैपटॉप पहुंचे तो सोचो कितनी बड़ी मार्केट होगी। और यही मार्केट हम लोग चाइना को दे दें कि लो भैया तुम आकर लैपटॉप बेच लो, तो चाइना तो भाई साहब अपने आप ही करोड़पति अरबपति बनता जा रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हमारा देखने को मिलता है। तो इसलिए जरूरी है इसको बैलेंस में लेकर आना, और ये इसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम देखने को मिलेगा। तो सैल्यूट है इस स्टेप के लिए सरकार को कि इस तरीके से सोचा जा रहा है। बहुत बड़ा फ्रॉड अभी यहाँ पर देखने को मिला। प्रधानमंत्री जो एक तरीके से स्कीम चलाई जा रही है हमारे देश में, जिसको आयुष्मान भारत बोले गए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका दूसरा नाम दिया गया। अब कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में इन चीजों का पता चलाता है कि फ्रॉड कहां कहां पर हो रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पर कैग जो है वो काम करता हुआ नजर आता है। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से यहाँ पर ये न्यूज डिस्कस करने वाला हूँ। कैग यहाँ पर इन पे बड़ी पैनी नजर रखता है। तो कैग ने अभी यहाँ पर बताया कि इसके तहत बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। फ्रॉड कैसे? आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मोबाइल नंबर जो है वो बेसिकली उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराए जाते हैं आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट करके। तो अभी यहाँ पर जो 3 नंबर हैं जिसमें 999988889000, इन पे अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ जो लोग रजिस्टर हैं यहाँ पर लगभग 7 लाख, यहाँ पर 1 लाख, लगभग 96,000 ओनली इन 3 नंबर पर हैं। मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर, तो समझ रहे हैं कि क्या फ्रॉड चल रहा है अंदर ही अंदर। तो ये बोला जा रहा है कि सरकार के पैसे लूटे जा रहे हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अभी मैं आप लोगों से एक छोटी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, शायद हो सके आप लोगों को यकीन न हो। एक फ्रेंड है, वो मेडिकल इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी उनके कोई रिलेटिव हैं जो कि हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल खोलने जा रहा है, तो उस हॉस्पिटल को बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल की तरीके से उन्होंने डेवलप किया है। उसी हॉस्पिटल के ऊपर जो है वो अपना स्विमिंग पूल वगैरह भी बना रहे हैं, वहीं पर ही अपनी सारी एमिनिटीज बना रहे हैं यहाँ पर। और ये सारा सिस्टम उनको क्रिएट करने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो 50 से 60 करोड़ में उन्होंने एक शानदार बिल्डिंग खड़ी कर उसके अंदर में एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि इतना पैसा यार इन्होंने लगाया है, तो ये कहाँ से इसको रिकवर करेंगे? तो उन्होंने पता है क्या बोला? ये जो ऐसी स्कीम्स है ना, यहाँ से रिकवर करेंगे। मतलब कोई भी एक इंसान आ गया, उसको वहां पर भले ही वो बीमार हो या ना हो, उसको एडमिट कर लिया, एडमिट करने के बाद में सरकार पैसा देगी, ठीक है। एक इंसान से अगर 5 लाख रुपए ठगे जा रहे हैं, तो आप लोग खुद देख लो, एक इंसान से 5 लाख रुपए ठग लिए उन्होंने। ऐसे अपने एरिया में अगर 500 भी लोग पकड़ लिए, तो 500 लोगों से 5 लाख रुपए अगर ठग लिए तो कितना पैसा हो गया? सीधा सीधा बता दो कमेंट बॉक्स में एक बार कैलकुलेशन करके। और 500 तो होंगे नहीं उस एरिया में, 500 तो आप लोगों को एक छोटे से एरिया में देखने को मिल जाते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो 100-125 आदमी तो हर टाइम आप लोगों को हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएंगे इलाज के लिए घूमते हुए। तो यहाँ से पैसा जो है वो कमाया जाता है। कह रहे हैं कि ये वैसी दवाइयों से पैसा नहीं कमता है, सबसे ज्यादा पैसा कमता है यहाँ से जो यहाँ पर स्कीम वाले जो लोग आते हैं ना यहाँ पर इस तरीके के, उनको बिना फालतू में यहाँ पर एडमिट करके रख लिया। और इसी की वजह से कई बार हॉस्पिटल में जो है वो लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है। ऐसी सिचुएशन आप लोग देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी ये जो नंबर आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे हॉस्पिटल की करामात है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसा कमाया जा रहा है, सरकार से पैसा ठगा जा रहा है। बेसिकली कमाना तो अलग चीज हो गई, ये समझ सकते हैं। इनको कहते हैं लूप होल और सिस्टम को बर्बाद करने वाली चीजें। क्योंकि जब स्कीम लॉन्च की इसमें साफ साफ बोला गया 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यानी कि हर साल अगर एक परिवार से 5 लाख रुपए लिए जाएं तो 25 लाख रुपए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक परिवार से 5 साल के अंदर में। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए आप लोग कितना पैसा उड़ाया जा सकता है। 10.74 करोड़ पुअर और वनरेबल जो हैं वो इसके तहत लेकर आए गए। ये समझिए आप लोग, स्टेट को यहाँ पर बेसिकली एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि सरकार सेंटर कोई भी स्कीम लेकर आ जाए, इंप्लीमेंट जो है वो स्टेट लेवल पर ही की जाती है। तो स्टेट का सपोर्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और हेल्थ तो सब्जेक्ट भी ऐसा है, संविधान के अंदर में 7वां जो आप लोगों को बेसिकली
जो पार्ट देखने को मिलता है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। हेल्थ जो है वो आप लोगों को स्टेट लिस्ट के अंदर में देखने को मिलता है। तो यहां से अंदाजा लगा लीजिए 85% रूरल फैमिली और 60% अर्बन फैमिली इसमें कवर की जा रही है। तो लगा लीजिए अंदाजा। 25 सितंबर जो है यहाँ पर ये बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है प्रधान जो है सॉरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। तो ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इससे कनेक्टेड जो याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन बने तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इस फ्रॉड के बारे में बताया जाएगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा, हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 148 जो है वो यहाँ पर कैग से रिलेटेड है। तो कैग के बारे में आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर रिवाइज कर लीजिए, कैग बाय वीर सर्च कर लेना, पूरी कैग की इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी। तो ये बेसिक है, इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जिसमें सरकार जो है वो टाइम टू टाइम काम करती है, आप लोगों को नजर आती है। आप लोगों को पता है हमारे देश में आप लोगों ने पहले एक गाना सुना होगा, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन, आता था ना नन्ना किसने सुना। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर वो प्रोग्राम चलता था ताकि बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाया जा सके। उसके बाद में फिर आया माध्यमिक शिक्षा अभियान और फिर आया उच्चतर शिक्षा अभियान। तो यहाँ पर अभी जो अभियान है उच्चतर शिक्षा अभियान, ये यहाँ पर सरकार के द्वारा सेंटर के साथ में मिलकर एक स्कीम लॉन्च की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसमें कुछ राज्य अब तक जुड़े नहीं है। ठीक है, तो कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बनता है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये कैसी स्कीम है, क्योंकि आप लोगों को पता है संविधान के 7वें बेसिकली पार्ट के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करती थी, पर लेकिन 42nd कितनेवा 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 में, और एजुकेशन को यहाँ से बेसिकली यहाँ से निकालकर यहाँ पर डाल दिया, यानी कि स्टेट में से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हुए एजुकेशन के ऊपर बेसिकली नजर आते हैं, और इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली अभी गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आई गई थी। अभी पीएम जो यहाँ पर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है यहाँ पर ये, तो इसमें सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे, यानी कि 60% जो है वो सेंटर देगा, 40% जो है वो स्टेट देगा। तो यहाँ पर इससे काम चलाया जाएगा विद नो एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी रिफॉर्म है, तो यहाँ पर उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं, तो इस तरीके से पैसा बांटने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसी स्कीम हो गई, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर ये। ठीक है, देखो जब भी कोई हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे देश के अंदर में जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह उनमें अगर बात करेंगे तो एक बेसिक होता है, फिर मीडियम होता है और फिर हायर होता है। तो हायर की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो इससे आज की डेट में हमारे देश के अंदर में काफ़ी अच्छे लेवल पर अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूशन पहले इंटरनेशनल रैंकिंग में 400-500 के भी बाहर हुआ करते थे, अब 100-200 की कैटेगरी में भी एटलीस्ट हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो दिखने लगे हैं। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं। तो ये और अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग करना है, इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव भी है, कई सारे फीचर भी है हमारे देश के अंदर में। तो यहाँ पर कई सारे फीचर है, इसके कैसे कैसे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये फीचर तो आप लोग अलग एक तरीके से तो अलग चीज़ हो गई, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ से आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है कि स्कीम का नाम बताइए, ये स्कीम किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, यहाँ पर ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसी के साथ में कैसी स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इसके बारे में आप लोग एटलीस्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बाकी और क्या है, और तो बस कुछ भी नहीं है। स्कीम का नाम याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे, काफ़ी ज़्यादा बातें की गई इसके बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं 3 बिल के बारे में जो हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर में इंट्रोड्यूस किए गए 3 बिल। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर में, जिसमें इंडियन पीनल कोड आप लोगों को देखने को मिला। इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता बिल का नाम दिया गया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को यहाँ पर ये भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया। इसी के साथ में एविडेंस एक्ट के नाम पे यहाँ पर रखा गया। ये भारतीय साक्ष्य जो बिल है ये आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि इनको तीनों को चेंज किया गया और यहाँ पर नए बिल ऐड किए गए। ऐसा नहीं है कि चेंज हो गया तो सब चीजें आज से ही चेंज हो जाएंगी, अब ये चलते रहेंगे, प्रॉपर बिल हैं, फिर एक्ट होंगे, फिर पास होंगे और फिर तर्क कर यहाँ पर इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि टाइम लेगा थोड़ा सा, पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि अंग्रेजों के जमाने के यहाँ पर जो बिल चले हुए आ रहे थे उनको हटाकर अपने देश के हिसाब से हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो है
इसके अंदर में पहले वाले के अंदर में 511 करीब यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलते थे। अभी नए वाले में 356 सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 533 सेक्शन नए वाले में नजर आएंगे। पहले 478 यानी कि 478 सेक्शन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते थे, तो चेंज किया जा रहा है। ऐसे इसमें 170 के करीब आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलेंगे। कुछ बढ़ाए गए हैं, किसी में घटाए गए हैं, तो बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह कि अंग्रेजों के जमाने के टाइम पर बनाई गई चीजें हटाकर अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक अप्रिशिएट करने लायक बात आप लोग बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे स्पीच जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा दी गई थी हमारे देश के अंदर में, तो उसमें कई सारी स्कीम जो है वो अनाउंस की गई थी। इसमें से एक स्कीम थी यहाँ पर एग्री ड्रोन फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज में आया। इसी के साथ में विश्वकर्मा योजना यहाँ पर लेकर आई गई थी एक स्कीम, जिसमें यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर बोला गया इस स्कीम के तहत में इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर इसमें क्या है, जो भी स्किल्ड जो वर्कर है, जो भी स्किल्ड लेबर फोर्स है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की गई इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में, ठीक है, ताकि उनको एक हेल्प मिल सके और उनको ग्लोबल वैल्यू चेन में एडिशन किया जा सके। अफोर्डेबल मेडिसिन के बारे में बात की गई, बोला गया कि 10,000 से लेके 25,000 तक यहाँ पर बेसिकली ये जो सिस्टम है हमारे देश के अंदर में जो जन औषधि केंद्र है उनको डेवलप करने की बात की गई। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि स्किल ट्रेनिंग के बारे में बात की गई। यहाँ पर बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसके बारे में। इसमें बात की गई लगभग 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन लखपति जो दीदी हैं उनके बारे में बात की गई, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाने की बात की गई देश के अंदर में। उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए भी स्कीम यहाँ पर देखने को मिली कि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। कोई बल्ब बनाने की इंडस्ट्री में, कोई अलग अलग एरिया में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में लोगों को उनका घर मिले, क्योंकि आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर चुके हैं, तो एटलीस्ट लोगों के पास में अपना घर होना चाहिए। तो इसके लिए भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की सरकार ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर रिसेंटली अभी न्यूज में देखने को मिली स्कीम। इसमें लखपति दीदी जो है काफी ज्यादा थी न्यूज में, तो इसके बारे में एटलीस्ट याद जरूर रखिएगा। और विश्वकर्मा योजना, ठीक है दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग न्यूज है और 2 तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। एक तो यहाँ पर बात की जाएगी एक स्कीम के बारे में, और दूसरा बात की जाएगी एक अवार्ड के बारे में। तो दोनों से एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं यहाँ पर, तो अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, तो यहाँ पर ऐसा अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर दिया जाता है। अभी इस अवार्ड के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। पहले स्वामित्व स्कीम के बारे में पहले बातें करेंगे। हमारे देश के अंदर में एक स्वामित्व स्कीम है जिसका नाम याद रखिएगा, सर्वे ऑफ विलेज, यानी कि गांव का अवलोकन करना, सर्वे करना, मैपिंग करना और इम्प्रोवाइज्ड करना टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। सीधा सीधा बोलूं तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम लोग बेसिकली अपनी जो जमीन वगैरह है उसको काउंट करने की कोशिश करें, डिजिटलाइज फॉर्म में लाने की कोशिश करें। सेंट्रल सेक्टर स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई थी नेशनल पंचायती राज डे पर 2020 के अंदर में। पंचायती राज डे किस डेट में सेलिब्रेट किया था बताइए जरा, देखता हूँ कौन कौन बताता है। इसी के साथ में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और स्टेट ऑफ रिवेन्यू, स्टेट ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके तहत इन चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है एक सिस्टमेटिक वे में। एम क्या है कि कैसे प्रमोट किया जाए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो अवार्ड है ये दिया गया 2003 के अंदर में, ठीक है, बेसिकली दिया नहीं गया, स्टार्ट किया गया। और अभी यहाँ पर ये हर साल आप लोगों को अवार्ड देखने को मिलता है जो भी अपने अपने फील्ड में, गवर्नेंस के फील्ड में एक अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। तो ये स्कीम जो है काफी अच्छे से यहाँ पर काम करती है, अभी नजर आई। यहां पर अगर बात करें इसके बारे में तो लार्ज स्केल मैपिंग की गई यहां पर पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में, पायलट लेवल पर इसको इंप्लीमेंट किया गया कि यहां पर 2020-21 में, और अभी यहां पर स्केल अप करने की बात की जा रही है और अच्छे से स्कीम को। तो ऐसा नहीं कि स्कीम अभी न्यूज में आ रखी है फिर इसके बाद में ये भाग जाएगी, ये आगे भी न्यूज में रहने वाली है, ये चीज आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके तहत यहाँ पर चीजों को अच्छे से लेके चला जाता है। तो यहाँ पर लार्ज स्केल मैपिंग एंड CORS होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। बेसिकली क्या है कि हम सारे रिसोर्सेज को काउंट करेंगे, मैप कर रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं। इस स्कीम के बारे में कुछ पूछा जाए आप लोगों से तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिसेंटली जो ये स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज में रही वो थी कर्नाटक सरकार की एक स्कीम, जिसमें महिलाओं को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें ऑल वुमेन जो सर्व करती हैं एज ए हेड ऑफ देयर हाउस होल्ड इन द कर्नाटका,
उनको यहाँ पर 2,000 रुपये देने की बात की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत में। यहाँ पर 2,000 रुपये पर मंथ, जी हाँ आप लोगों ने सही सुना, इसका मतलब है 24,000 रुपये पर ईयर ये महिलाओं को प्रोवाइड कराने की बात की गई। किनको? जिनके पास में बीपीएल और एपीएल कार्ड है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन वाले जो कार्ड है उनको ये प्रोवाइड कराने की बात की गई। वुमेन जो है अपने घर में जो कि खासकर इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं उसमें यहाँ पर ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और गवर्नमेंट जॉब में नहीं है यहाँ पर एक तरीके से ओनली 1 वुमेन पर फैमिली आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब ये वुमेन इंपावरमेंट का एक काफी अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिला यहाँ पर। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे महिला जो है वो एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर 2,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं तो एक अच्छा अमाउंट होता है। अगर गांव वाले एरिया में अगर कोई रहता है खासकर 2,000 रुपये में ठीक ठाक एक तरीके से चीजें जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है। शहर में तो ये पॉसिबल नहीं है, गांव में अगर खुद का घर है और 2,000 रुपये मिल रहे हैं तो एक अच्छी खासी सपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया जिसे गृह लक्ष्मी स्कीम का नाम यहाँ पर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोग याद रखिएगा, मैच करने के लिए कई बार आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह। बाकी अगर सीरियस तरीके से आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लास का पार्ट बन सकते हैं। ऑप्शन सब्जेक्ट भी है आप लोगों के सी सेट, जो कि काफी तकड़ी चीज होती है, बहुत ही शानदार कोर्स है। सी सेट का ऐसा कोर्स है कि आप लोग कभी एक तरीके से हारने नहीं देगा। रीजन क्या है? इसके अंदर में सारी चीजें कवर की जा रही है। इंडिया के अंदर में ऐसा कोर्स नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके अंदर इंग्लिश का वो पोर्शन भी कवर किया जा रहा है जो आप लोग का जीएस के अंदर मेंस के अंदर में आता है। बेसिक इंग्लिश का जो पोर्शन वो आप लोग का वो भी एक पूरा पेपर कवर किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोर्स, खासकर अगर सी सेट में इंसान को कंफर्टेबल फील नहीं होता है, ठीक है। बाकी पूरा फाउंडेशन कोर्स है तो उसमें तो सब कुछ मिल ही जाएगा। ऑप्शनल के भी हैं और सीडीएस के लिए सीरियस है तो इसको आप लोग जरूर इसका पार्ट बनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे लेवल पर तैयार करेगा आप लोग के सीडीएस के लिए, जो भी आप लोग सीडीएस जिस भी टाइम पर देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं। बाकी अगर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही यूपीएससी पैटर्न पर टेस्ट सीरीज सारी बनाई गई हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज इसके साथ में सारी आप लोगों को देखने को मिल रही है। सी सेट की भी अलग से टेस्ट सीरीज है आप लोग की, और सीडीएस के लिए भी। अगर ये आप लोगों को लगता है कि आप लोग पार्ट बन सकते हैं तो इसका पार्ट आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर आप लोग चाहते हैं तो आंसर राइटिंग ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सीरियस तरीके से, और सारी जो क्लासेस चलती हैं उनके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन के थ्रू या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। आइए अब लेक्चर देखते हैं ढंग से। अब तक हम लोगों ने यहाँ पर पॉलिटी, गवर्नेंस और यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों की देखी यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हेल्थ के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्कीम है, खासकर न्यूज़ है, जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनाती हुई आप लोगों को नजर आएगी। दोस्तों इसके ऊपर स्टार लगा लेना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स दी है इंडिया के बारे में भी, ठीक है। खासकर बात की जा रही है कि रिड्यूसिंग एक तरीके से रिडक्शन इन द स्मोकिंग, इसी के साथ में इंपैक्ट ऑफ द एम्पावर स्कीम, ठीक है। इसी के साथ में ग्लोबल चैलेंज और फोकस ऑन द सेकंड हैंड स्मोकर। तो ये कुछ डेटा दिया गया। सेकंड हैंड स्मोकर क्या होता है? मान लीजिए कोई इंसान जो है घर में बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीता है और आप उसके आसपास में बैठते हैं, तो यहाँ पर ये सेकंड हैंड या फिर पैसिव स्मोकिंग भी इसको बोलते हैं। ऐसी तरीके की चीजों से भी 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो आज के डेट में सफर करते हैं। ग्लोबल चैलेंज है 44 कंट्री स्टिल नॉट इम्प्लाइंग द एम पावर, और इसी के साथ में एम पावर मेजर से कि 71% ग्लोबल पॉपुलेशन और 55.6 बिलियन जो लोग हैं वो एक तरीके से प्रोटेक्टेड है बाय एटलीस्ट 1 एम पावर मेजर्स। क्या है ये एम पावर, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। 300 मिलियन या फिर फ्यूअर स्मोकर टुडे हैं आज की डेट में। अगर बात की जाए डिक्लाइन हुए यहाँ पर 22.8, यहाँ पर ये 17 पॉइंट बेसिकली देखने को आप लोग यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, इन 2021। यानी कि 7 से लेके 7 में 22 थे और 21 में 17 हो गए तो घट गए। 27% रिडक्शन इन द स्मोकिंग पब्लिक प्लेस, ये अच्छी बात है क्योंकि कानून लेकर आए गए जिसकी वजह से यहाँ पर चीजें थोड़ी सुधरी। अभी एम पावर है कि यहाँ पर WHO का, इसकी बात आप लोग जानिए। सबसे पहले तो प्रोग्राम आप लोगों से पूछे कि एम पावर प्रोग्राम जो है वो किसका है, सबसे पहले तो यही आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है एक तरीके से ये प्रोग्राम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। एम पावर की फुल फॉर्म है यहाँ पर मॉनिटरिंग, प्रोटेक्टिंग, ऑफरिंग, वार्निंग, इन्फोर्सिंग और राइजिंग। तो ये है यहाँ पर, यानी कि मॉनिटर करना तंबाकू के कितने प्रिवेंशन की बेसिकली पॉलिसीज बनाई जा रही है। प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई, कैसे हम लोग इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑफरिंग हेल्प, अगर कोई क्विट करना चाहता है तंबाकू तो उसकी हेल्प की जाए।
वार्निंग अबाउट, यहाँ पर अगर आप लोगों को पता हो कि हमारे देश के अंदर में भी काफी लार्ज स्केल पर आज की डेट में वार्निंग छपी हुई मिलती है पैकेट पे, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर लोगों को डेली दिखे ताकि वो छोड़ दें इसको, हालांकि कोई छोड़ता है नहीं उससे। इन्फोर्स करना बैन ऑन द टबैको एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और स्पॉन्सर, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। कई सारी सेलिब्रिटी है, आप लोग देखते हैं कमला पसंद, ठीक है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो है यहाँ पर अपने पैसे छापती हुई नजर आती है। ये ऐसी घटिया चीज है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है ये जो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट है बस यहाँ पर कुछ ही सेलिब्रिटी को मिलते हैं, हर एक सेलिब्रिटी को मिल सकते हैं एडवर्टीजमेंट अगर चाहे तो, पर लेकिन कुछ सेलिब्रिटी ने अपना दायरा बना रखा है कि इसके बाहर नहीं जाना है, वरना हर एक को ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन ये कि कुछ बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर देते हैं। राइजिंग द टैक्स ऑन द टबैको, इफेक्टिव कंट्रोल अगर करना है तो टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ाने से जो है उस प्रोडक्ट का भाव जो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है नहीं, क्योंकि इससे इंसान जो है कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढने लगेगा, पर वो छोड़ेगा तो नहीं। तो एम पावर ये है, एम पावर के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये हेल्थ पावर सुधारने का काम कर रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हेल्थ के बारे में ये न्यूज फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछी जा सकती है। इराक एक ऐसा देश है जहां पर काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पर उसने काफी जद्दोजहद करते पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में से ट्राइकोमा को यहां पर हटा दिया, ठीक है। तो यहां पर 50th कंट्री बन गए यहां पर ग्लोबल लेवल पे इसको हटाने वाला। ट्राइकोमा जो बीमारी है, ये अभी आप लोगों को जो आंखें दिखाई दे रही है, आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर आंखें में कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। कई बार डर्टी टॉवल यूज कर लिया, कुछ भी ऐसी चीजें, किसी के साथ में एक तरह किसी इंसान को ये प्रॉब्लम है या फिर कोई भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिले आंखों में, तो इससे काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिला करती थी। अगर बात करें आंखों में, बीमारी इतनी खतरनाक थी कि आगे चलकर पहले आंख में इचिंग होगी और आराम आराम से आंखों से आप लोगों को दिखना जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कैलेमिडिया जो है यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, यानी कि एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिलती थी। इसके सिम्टम्स हो ये पहले इचिंग वगैरह और फिर आगे जो है विजन लॉस हो जाए। अर्ली केयर थोड़ा सा इसको देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इन्फेक्शन होते हैं बेसिकली, अगर हाथ पैर अगर आप लोग ढंग से धोकर रखोगे बहुत सारी प्रॉब्लम से आप लोग बच सकते हो। तो जब गंदा कहीं पर हो रहा है, ह्यूमन वेस्ट है, वहां पर कहीं पर जाकर हाथ लगाए और फिर आंखों पे लगा लिए, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। डर्टी टॉवल यूज कर लिया, तो आप लोगों की सेफ्टी आप लोगों के हाथ में, जितना अच्छे से चीजों को लेकर चलोगे उतने बेटर वे में आप लोग चीजों को सेव कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। हाथी पांव का नाम आप लोगों ने सुना है, एक मूवी है आई, आई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मूवी देखिएगा अगर आप लोगों को डर मत जाना देखने के बाद में, पर ये बोल रहा हूँ 2027 में बोला है कि ये फ्लेरेसिस जो बीमारी है जिसको हाथी पांव बोलते हैं, ये यहाँ पर खत्म कर ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये प्लान जो है ऐसा नहीं कि आज ही लेकर आए गए हैं, पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। इसको बोलते हैं यहाँ पर प्लान फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, तो APELF। तो ये प्रोग्राम 2018 में स्टार्ट किया गया था, ग्लोबल लेवल पर इसके ऊपर काम किया था, ऐसा नहीं कि अकेली है यहाँ पर, इसके ऊपर काफी लार्ज स्केल पर पैर जो है बिल्कुल खतरनाक लेवल पर यहाँ पर सूज जाता है इस डिजीज की वजह से, ठीक है। और फिर आगे चलकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और ये एक मॉस्किटो की वजह से बीमारी फैलती है यहाँ पर, ठीक है। तो मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होती हुई नजर आती है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके के लोग जो हैं आज के डेट में अगर बात करें दुनिया भर में बहुत सारे मरीज देखने को मिलते हैं। तो इंडिया ने टारगेट रखा है यहाँ पर कि 2027 तक इसको खत्म करेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा ये बातें बोली गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई सारी बीमारी हैं ऐसी, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बताइए उसका टारगेट कब तक रखा गया एलिमिनेट करने का, देखता हूँ कौन कौन बता पाता है। अभी रिसेंटली मुंबई के अंदर में फर्स्ट केस जीका वायरस का डिटेक्ट किया गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आया। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये भी एक जो एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, यानी कि मच्छर जनित बीमारी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। मॉस्किटो जो रेस्पॉन्सिबल होता है ना, जो कि आप लोग देखते हैं डेंगू और चिकनगुनिया, वही यहाँ पर ये बीमारी फैलाता है। ये जो पर्टिकुलर बीमारी है जीका, इसका जो नाम रखा गया था, ये युगांडा जो कि अफ्रीका के अंदर में है उसके फॉरेस्ट से इसका नाम निकाल कर लेकर आया गया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला था वायरस 1947 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इंडिया में रिपोर्ट किया गया था फर्स्ट केस 2017 में, इसके बाद में राजस्थान के बाद में 2018 में, और अभी यहाँ पर ये केसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इवन 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जीका इन्फेक्शन को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ये एक तरीके से इंटरनेशनल कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि इसके केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। तो जीका की सबसे खतरनाक चीज क्या है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को मच्छर काट ले तो उसके पेट में पलने वाला जो बच्चा है उसके सर का साइज जो है वो आप लोगों को छोटा होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर ये नॉर्मल साइज है तो उसके सर का साइज ऐसा हो जाएगा। तो ये एक माइक्रोसिफेली नाम की बीमारी से यहाँ पर पैरालिसिस, वो इंसान जो है वो बच्चा होता हुआ नजर आएगा और जल्दी उस बच्चे की फिर आगे चलकर डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है।
तो अगर याद रखने लायक चीज़ें हैं तो वो ये है कि कहाँ से निकल कर आया, क्या क्या सिचुएशन है इसके बारे में, कौन फैलाता है। तो एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो है यहाँ पर, युगांडा से ये देखने को मिला। 1947 में यहाँ पर इसके बारे में बातें की गई। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन भी बोल सकते हैं और इसी को आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोग ये कई सारे यहाँ से निकल कर आएंगे, तो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक कर देखते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है ये आ रही है नाइजर से। अगर आप लोग सबसे पहले तो नाइजर की लोकेशन आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से अगर आप लोग नाइजर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग कहीं नाइजर नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है नाइजर, ये है नाइजीरिया, नाइजीरिया नहीं नाइजर पूछा है, तो नाइजीरिया के ऊपर ही नाइजर है, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये कंट्री देखने को मिलेगी नाइजर। नाइजर जो है ये पर्टिकुलर एक ऐसा देश है जिसमें अभी कू देखने को मिला, COUP, वैसे कू बोल सकते हो पर लेकिन कू बोलते हैं, जिसमें आर्मी जो है या फिर जो आर्म रिबेलियन जो फोर्स है यहाँ पर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाकर फेंक देती है और खुद यहाँ पर पावर में आ जाती है। तो ये वेस्ट अफ्रीका के अंदर में कंट्री है जिसको अल्जीरिया, लीबिया, चैड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फेसो, माली ये कनेक्ट करती है। 80% जो लैंड एरिया है वो सहारा डेजर्ट में रहता है, इसलिए यहाँ पर पैदावार कुछ ज़्यादा होती नहीं है। ये कंट्री, ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। लार्जेस्ट कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, रफली जो फ्रांस है उसके साइज के लगभग 2 गुना है, यानी कि फ्रांस को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका साइज आप लोग को देखने को मिलेगा। नियमे इसकी कैपिटल है। अगर बात करें मोस्टली ड्राई आप लोगों को मौसम यहाँ पर देखने को मिलता है और कुछ ग्रुप के नाम यहाँ पर दिए गए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पर अभी तख्ता पलट किया गया तो सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज के साथ में मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर इस कंट्री की जो कैपिटल है उसका नाम दे दिया और बोला कि मैच करो 3-4 सिटी के, इस तरीके से बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेक चैड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके साथ में कनेक्ट होती है। ऊपर नाइजर हो गया, नीचे नाइजीरिया हो गया और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चैड और यहाँ पर हो गया कैमरून। इन चारों के बीच में लेक चैड है। तो आप लोगों से नाइजर के साथ में लेक चैड के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको कहते हैं चीजों को बैक एंड में जाकर तैयार करना। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से मैं बेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो पूछेंगे नहीं किसको तख्ता पलट दिया, यहाँ पर कहां पर पलट दिया। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़े से अलग लेवल के हो जाते हैं। डेवलपमेंटल और एक तरीके ज्योग्राफिकल और कल्चरल क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादा बनते हैं अगर बेसिक चीजें आप लोग समझ पाओगे तो। बाकी अफ्रीका के अंदर ये कोई अकेली कंट्री नहीं है जहां पर ये हरकतें देखने को मिलती है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत सारी कंट्री में। यहां पर बात करें माली में हुआ 2020 में, 2021 में माली में, नाइजर में हुआ 2021 में, फिर से हो गया 2000, यहाँ पर आप लोग को गिनी में देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से कई सारे अफ्रीका के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा ही फ्रीक्वेंटली है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। कोई एक बार पावर में आ जाए तो फिर वो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। ट्रांजिशन फेज बड़ा मुश्किल है यहाँ पर कि एक पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आ गई तो दूसरी को पावर देकर आगे चला जाए, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ये बोलते हैं ना ऐसा नहीं किया करते हम, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर जो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सीबीआई अकेडमी के बारे में। तो जैसे हमारी सीबीआई फोर्स है उससे रिलेटेड अकेडमी है सीबीआई अकेडमी। अभी उसने ज्वाइन कर लिया है इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क। सीबीआई ने इंटरपोल ज्वाइन कर रखा है, सीबीआई अकेडमी ने इंटरपोल अकेडमी नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आई है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि हमारे देश में लेटेस्ट अभी ये हमारे देश से रिलेटेड डेवलपमेंट देखने को मिला। क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग इसके बारे में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए होता क्या है, नॉर्मली अगर आप लोग बात करें ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आप लोगों से पूछ लेंगे इसके बारे में कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर हल्की सी भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से लेकर चलिए कि आप लोग चीज़ों का रिविजन भी करते रहें, क्योंकि अगर पता रहेगा सीबीआई के बारे में, इंटरपोल के बारे में, तो फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे, ओके। बाकी गाजियाबाद के अंदर में सिचुएटेड है, एनसीआर वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और याद रखिएगा। और सीबीआई के बारे में आप लोगों को पता ही है, सीबीआई जो है हमारे देश के अंदर में एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी जो कि करप्शन को रोकने का यहाँ पर काम करने के लिए संतनम कमेटी है, जिसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और ये दिल्ली पुलिस स्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उससे अपनी पावर लेती है, इनके इसके लिए कोई प्रॉपर कानून नहीं है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। किसी भी स्टेट में जाकर ये चेक कर सकते हैं किसी को, अगर स्टेट बेसिकली यहाँ पर उसके सीबीआई के जो एग्रीमेंट से बाहर निकल जाए तो फिर यहाँ पर कोर्ट के थ्रू एंटर किया जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है। सुमोटो भी एक्शन ले लेता है कई बार यूनियन टेरिटरी के बारे में अगर बात करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में रहता है तो यूटी के अंदर ये आराम से अपने आप एक्शन ले सकता है। ये बाकी स्ट्रक्चर है सीबीआई के अंदर में क्या क्या काम किए जाते हैं आप लोग देखते हैं।
स्पेशल क्राइम के लिए भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, एंटी करप्शन के लिए, इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए, सीबीआई की चेक होनी चाहिए, हर जगह बोल देते हैं। तो ये इसलिए बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर नाइजर के बेसिकली तख्ता पलट के बारे में डिस्कस किया, उसी टाइम पर यहाँ पर एक ब्लॉक न्यूज में आ गया जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट जो है, इन्होंने उस पर्टिकुलर जो यहाँ पर तख्ता पलट हुआ उसके अंदर में इंटरफियर करते हुए बोला कि ये गलत बात है। ये एक तरीके की रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिट, एक तरीके से यूनियन है जिसके अंदर में 15 देश आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हरकत नाइजर में देखने को मिली, तो नाइजर भी है यहाँ पर, तो बेनिन, बुर्किना फासो, ये सारे देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो वेस्ट अफ्रीकन एरिया में आते हैं। वैसे टोटल अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में कितनी कंट्री हैं अगर मैं आप लोगों से पूछूं, और एशिया के अंदर में कितनी कंट्री है, तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। गोल ये है कि कैसे कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंट यहां पर बन सकते हैं, जैसे दूसरे यूनियन होते हैं, कैसे शांति में लेकर चीजों को आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे अफ्रीकन कम्युनिटी के लिए हम लोग एक तरीके से एक वन पिलर ब्लॉक बना सकते हैं। ECOWAS यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ये 2 सब रीजनल ब्लॉक में भी डिवाइडेड है, वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन और वेस्ट अफ्रीकन मॉनेटरी जोन, जो कि यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से ये भी काम करते हुए नजर आते हैं। ये फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट है और ये इंग्लिश स्पीकिंग आप लोग को कंट्री देखने को मिलेंगी जो कि डिवाइडेड यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, तो ये भी बेसिक एसी के बारे में तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। बाकी कौन कौन से एरिया है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये है, इससे रिलेटेड कंफ्यूज आना नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ब्रिक जो है वो इतना ज्यादा न्यूज में अब की बार रहा, वो आप लोगों को पता ही है क्यों, क्योंकि ब्रिक की जो मीटिंग हुई उसमें नए मेंबर अभी ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था। तो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे लास्ट ईयर G20 से क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिले थे लास्ट टाइम, अभी यहाँ पर ब्रिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिक जो है ये यहाँ पर जिम ओ'नील के द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बात की गई। अफ्रीका के अंदर में आप लोगों को पता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया था वहां पर, 15वीं ब्रिक ये समिट हुई थी यहाँ पर अगस्त के महीने में। तो यहाँ पर इस टाइम पर 5 मेंबर हैं, इसमें टोटल 6 मेंबर और ऐड हो गए हैं। अब जो 6 मेंबर ऐड हुए हैं उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 6 मेंबर कौन से ऐड हुए हैं, पहले तो कौन कौन से अभी यहाँ पर है, तो कौन कौन से हैं पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। ग्रीन झंडी किसको मिली हुई है, तो एक तो इंडिया है नंबर 1, नंबर 2 में आप लोगों को यहाँ पर रशिया देखने को मिलेगा, नंबर 3 में यहाँ पर चाइना देखने को मिलेगा, नंबर 4 में साउथ अफ्रीका हो गया, और नंबर 5 में हो गया ब्राजील। ठीक है, अभी जो नए मेंबर ऐड किए गए हैं अब उनको बताते हैं। ठीक है, इसके लिए दूसरा पेन ले लिया है। अभी यहाँ पर नंबर 1 सऊदी अरेबिया आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ऐड हुआ है, 6 मेंबर ऐड हुए हैं। दूसरा इसी के पास में ईरान आप लोगों को ऐड होता हुआ नजर आया। तीसरा इसी के साथ में इथियोपिया जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 3rd हो गया इथियोपिया। इसी के साथ में इजिप्ट हो गया, ये 4th हो गया इजिप्ट। अर्जेंटीना जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 5th आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि यहाँ पर आता है, ये 6th कंट्री हो गया। टोटल मिला के जो ब्रिक यहाँ पर नाम हुआ करता था, अब टोटल मिलाकर इसके अंदर में 11 देश हो गए। तो ब्रिक जो एक्रोनिम था वो तो खराब हो गया है, तो देखते हैं नाम वाम चेंज करेंगे नहीं करेंगे, लगता नहीं है नाम वाम तो चेंज करेंगे, पर लेकिन अभी फिलहाल के टाइम पर इसकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। ये कहां पर हुआ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये साउथ अफ्रीका के अंदर में डिसीजन लिया गया जब 15वीं ब्रिक की बैठक यहां पर हो रही थी। ये सिरिल रामपोसा जो है साउथ अफ्रीका के जो लीडर, वो यहां पर इसको हेड कर रहे थे। ठीक है, बाकी ब्रिक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, फर्स्ट समिट इसकी रसिया में हुई थी 2009 में। फिर यहां पर ब्रिक जो है आगे चलकर साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें ऐड हो गया था। दुनिया भर की 27% पॉपुलेशन, 27% दुनिया भर की लैंड और 42% पॉपुलेशन और 24% जीडीपी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। फर्स्ट जो इसके अंदर में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका बनाया गया था, ठीक है, ब्रिक बैंक जिसको बोलते हैं, ये 2014 में। तो यहां पर याद रखना केवी कामत साहब जो हैं ये यहां पर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। ब्रिक कंटीजेंसी रिजर्व भी है यहां पर ताकि इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट पड़े। अभी ग्लोबल साउथ के बारे में बात की जा रही है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल नॉर्थ में है वो तो सारे अमीर देश हैं, यूएसए, कनाडा, यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ओनली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है वो साउथ में देखने को मिलते हैं। बाकी ग्लोबल साउथ में अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के सारे गरीब देश आते हैं। इनके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है। मतलब आप लोगों से पूछे सारी डेवलप कंट्री है उनको नॉर्थ में बोल दिया, और साउथ में ये वाले देश आ गए। बेसिकली इनके ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की जाती है, क्योंकि ये वो देश है जिसके ऊपर कोई फोकस नहीं देता है। ठीक है, तो ये कोई बेसिक चीजें हैं, ये जरूर याद रखिए क्योंकि नए मेंबर जुड़े हैं तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उनके द्वारा विजिट किया गया ईस्ट एशिया समिट के अंदर में, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर में देखने को मिली। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। जैसे हमारे देश के अंदर में G20, ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग जगह पर यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी मतलब इसी तरीके से, मतलब अलग अलग देश में, हमारे देश में लीडर आए, इसी तरीके से वहां पर लीडर गए, तो ऐसे यहाँ पर चलता है जो भी मीटिंग होती है। ठीक है, तो ये स्टेब्लिश किया गया था 2005 में। इसमें टोटल मिलाकर 18 देश है। 18 में आसियान कंट्री टोटल मिलाकर 10 हो गए, बाकी के जोड़े में आप लोग याद रख सकते हैं। जोड़े मतलब एक जोड़ा तो आप लोगों को इंडिया और चाइना का यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एक जोड़ा आप लोग यहाँ पर यूएसए, एक सेकेंड, यहां पर ये मैप में गलत दिखाया गया। अच्छा, कंफ्यूजन हो गया। ठीक, नॉर्मली यूएसए की जगह हर साथ में आप लोग कनाडा देखने को मिलता है, पर अब की बार यूएसए के साथ में कनाडा नहीं है। ठीक है, तो यूएसए के साथ में आप लोग रशिया को ऐड कर लेना। ठीक है, इसी के साथ में साउथ कोरिया और जापान आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हमेशा साथ में रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये 8 देश हो गए। नॉर्मली कनाडा और यूएसए साथ में जाते हैं, पर अब की बार दुश्मन को साथ में बैठा दिया। ठीक है, तो 8 देश ये हो गए, 10 हो गए अपने आसियान कंट्री। इनको मिलाकर ईस्ट एशिया समिट देखने को मिलती है। 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 6 पिलर पर काम करते हैं: एनर्जी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इशू, पेंडेमिक, नेचुरल डिजास्टर और आसियान कनेक्टिविटी के ऊपर इनका बेसिक फोकस रहता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर और इकोनॉमिक जो बेसिकली मिनिस्टर होते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर, वो नॉर्मली यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में लीडर पार्टिसिपेट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग के लिए है यहाँ पर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसमें रिपोर्ट, इंडेक्स और अवार्ड भी आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा और अच्छे से यहाँ पर इसको कवर करेंगे ताकि कोई भी डाउट आप लोग को न रहे। सबसे पहले बात की जाती है 69th नेशनल फिल्म जो अवार्ड हैं वो दिए गए अभी रिसेंटली यहाँ पर, जिसमें कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को यहाँ पर अवार्ड दिए गए। जैसे पुष्पा मूवी जो है उसको लेकर यहाँ पर अल्लू अर्जुन साहब को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। काफी ज्यादा आप लोगों ने पता है फेमस भी हुई थी। ठीक है, आप उन झुकेगा नहीं साला। तो ये 69th अवार्ड थे यहाँ पर। आलिया भट्ट और कृति सेनन को यहाँ पर अवार्ड दिए गए बेस्ट एक्टर्स फॉर द गंगूबाई, और यहाँ पर गंगूबाई काठियावाड़ी और यहाँ पर मिमी। ठीक है, तो ये मूवी मैंने नहीं देखी, किसने देखी है बताना। रॉकेटरी जो कि काफी इंपॉर्टेंट मूवी थी, ये बेसिकली जो हमारे देश के इसरो के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नाबी नारायण, तो उनके नाम पर ये मूवी बनी थी। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया। द कश्मीर फाइल को यहाँ पर जिसमें वोन किया गया, यहाँ पर नरगिस दत्त को अवार्ड दिया गया ये बेस्ट फिल्म के लिए यहाँ पर। और नेशनल एक तरीके से इंटीग्रेशन के लिए ये 69th अवार्ड की बात यहाँ पर की जा रही है। नेशनल ये अवार्ड है यहाँ पर, ये हमारे देश के अंदर में 1954 में इनको क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है 1973 से फिर यहाँ पर जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म एंड फेस्टिवल है उसने इनको अपने कंट्रोल में लिया, और फिर यहाँ से रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई इनकी पब्लिश करने की। देश के जो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो यहाँ पर इसको दुनिया के सामने यहाँ पर रखते हैं। ये मूवी शायद मुझे वो लग रही है जिसमें वो सरोगेसी के बारे में बात की जाती है, आई थिंक, है ना? बताइए आप लोग। बाकी पुष्पा के बारे में आप लोगों को बताइए। यहाँ पर पुष्पा, ये गंगूबाई, अच्छा हाँ सरोगेसी वाली थी ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा था जो समाज में उठाया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। बाकी गंगूबाई आप लोगों को बताई दी। रॉकेटरी का ये आप लोगों को हो ही गया, और यहाँ पर द कश्मीर फाइल, ये चीजें आप लोगों को बताइए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर जो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा डेटा है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे देश के अंदर में अभी एक बात सामने निकल कर आई कि ज्यादातर लोग जो हैं वो स्मार्टफोन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर बच्चे, वो इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, रील देखना इंस्टाग्राम पर, वो फालतू की चीजें करना, ना कि स्टडी के लिए। ये सर्वे निकाल कर लेकर आया गया, ये निकाल कर ले गया डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है, डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसने यहाँ पर प्रस्तुत किया ये, और ये काफी ज्यादा डिस्कशन भी किया गया इसके ऊपर, काफी ज्यादा चर्चा भी की गई कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है। 49.3 ये अक्रॉस द स्मार्टफोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके पास में स्मार्टफोन है। यूजिंग द प्लेइंग वीडियो गेम 76%, 56% यहाँ पर मूवीज वगैरह के लिए, म्यूजिक के लिए, और ऑनलाइन लर्निंग के लिए ओनली 18% यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये स्टडी रिलेटेड मटेरियल डाउनलोड करना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये डेटा अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जहां पर जो इस्तेमाल होना चाहिए था वो वहां पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसके ऊपर काम करना है। बाकी आप लोगों से अगर पूछे कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है, लिखने के लिए अगर कुछ आ जाए तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन डेटा ये पब्लिश किया गया है DIU के द्वारा, ये याद रखना, डिजिटल इंटेलिजेंस जो यूनिट है उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये एटलीस्ट आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ये भी आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को यहाँ पर अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया जो ग्रीस के द्वारा, ग्रीस का जो हाईएस्ट ऑनर है द ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ये ग्रीस के द्वारा दिया गया। और ग्रीस अकेला नहीं है, इजिप्ट दे चुका है, सऊदी अरेबिया दे चुका है, भूटान दे चुका है, पैलेस्तीन दे चुका है, यूएई दे चुका है, रशिया दे चुका है, अफगानिस्तान दे चुका है, मोलदीव दे चुका है, बहरीन दे चुका है, यूएसए दे चुका है, रिपब्लिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ पालाऊ, इसी के साथ में फिजी हो गया, पपुआ न्यू गिनी हो गया। तो बहुत सारे अवार्ड हमारे देश के लीडर को मिल चुके हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी देश के लीडर को कोई अवार्ड ऐसा दिया जाता है तो वो पर्टिकुलर अवार्ड देश के लीडर के लिए नहीं होता है, उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए होता है। तो एक तरीके से कंट्री का सम्मान किया जाता है, कंट्री के लोगों का सम्मान किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो ये समझो कि ये हमारे लिए है, ये अवार्ड हमारे देश का नाम यहाँ पर ऊंचा हो रहा है, यहाँ पर ये समझ सकते हैं। तो ये एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम एक तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश के नाम होता है। तो आप लोग गर्व फील कर सकते हैं हर एक भारतीय इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर में। तो याद रखिएगा ग्रीस के द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। ग्रीस कहाँ पर है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, जरा ये बताइए, कईयों को तो इसमें भी डाउट होगा। ग्रीस कहाँ पर है, एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, या फिर कहीं और है, बताना जरूर, देखता हूँ कौन से आंसर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, यानी कि जीआई टैग के बारे में। तो कई सारे जो प्रोडक्ट है उनको रिसेंटली अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया, जीआई टैग का दर्जा दिया गया। तो न्यू जो प्रोडक्ट ऐड किए गए यहाँ पर, ये है बेसिकली जालेसर धातु शिल्प। धातु मतलब एक मेटल आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं। तो ये मेटल क्राफ्ट है यहाँ पर जालेसर, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज किया जाता है। गोवा के अंदर में यहाँ पर ये था मानकुरत मैंगो, इनको यहाँ पर अलग नाम से पुकारा जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा सकता है। इसको बोला गया यहाँ पर माल कोरेडा। ठीक है, तो माल कोरेडा या फिर यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर मनकुरंद मैंगो के बारे में बोले तो इसका मतलब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में गोवा का यहाँ पर ये है बेसिकली बेबिनिका। ठीक है, तो ये पूछा जाए तो ये एक तरीके की यहाँ पर बोल सकते हैं डेजर्ट है यहाँ पर जो खाई जाती है काफी अच्छे से। बाकी राजस्थान के अंदर में यहाँ पर 4 यहाँ पर मिले, तो टोटल मिलाकर 7 प्रोडक्ट जो है उनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया। तो बेसिक है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर राजस्थान से आप लोग आते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हल्का सा आइडिया इनके बारे में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ओके, तो इसको लेकर डाउट नो को नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, कुछ एक तरीके से स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी दूंगा जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी, तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। ठीक है, हमारे देश के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, आप लोग ईपीएफ ही बोलते हो वैसे, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफ भी बोल देते हैं कई बार। इसके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया कि फॉर्मल जॉब क्राइसिस इंडिया के अंदर में देखने को मिल रहा है। फॉर्मल जॉब क्राइसिस मतलब जो एक नॉर्मल जॉब होती है, पढ़ लिख कर एक स्किल पर्सन जॉब लेता है, वो भी यहाँ पर जॉब नहीं मिल पा रही है, ऐसी बातें बोली गई है। ठीक है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो याद रखिएगा। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है, डिस्गाइज, सीजनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, टेक्नोलॉजिकल, फ्रैक्शनल और वनरेबल। तो ये अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि इंसान जो है वहां पर एक ही काम कर सकते हैं, वहां पर 4 लगे हुए, जैसे खेती में होता है तो डिस्गाइज्ड हो गया। सीजनल क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन में कोई काम मिल गया, भट्टे पे काम करना है, सीजन आए तो आ गया, बारिश हुई तो बंद हो गया, ये देखने को मिलेगा, वरना फिर जॉब चली गई। स्ट्रक्चरल क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल, मार्केट में जो जॉब है और स्किल। मान लीजिए कहने के लिए तो इंसान पीएचडी है, मार्केट में जॉब पियोन की है, तो ये भी काफी दिक्कत क्रिएट करता है। साइक्लिकल क्या रहता है, बिजनेस कोई साइकिल चल रही है, उसमें कोई एक तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, तो पर्सन क्या रहता है कि एक तरीके से रिसेशन के टाइम पर कुछ कंडीशन बन गई, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया ग्रोथ में, तो लोगों को निकाल दिया, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब चली गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, बहुतों की जॉब जाएगी, ये हो गया। फ्रैक्शनल क्या रहता है, इंसान जो होता है एक जगह जॉब कर रहा है, दूसरी जगह स्विच करना है, बीच में अनएम्प्लॉयड हो गया वो। वनरेबल क्या रहता है, पीपल वर्किंग इनफॉर्मली, बिना प्रॉपर जॉब के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी लीगल प्रोटेक्शन के जो काम कर रहे हैं, वो वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, जो कि आज की डेट में सारे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन वगैरह हैं, उबर, ओला, जोमेटो, ये सारे, तो यहाँ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये सारे पोजीशन आप लोग यहाँ पर इनके याद रख सकते हैं। गवर्नमेंट कई सारी स्कीम भी चलाती है ताकि चीजों को कंट्रोल किया जाए, पर वही है कि स्कीम जो है वो पहुंच कहां पाती है, बस कहने के लिए रह जाती है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है, लिखने के लिए जाए तो याद रखिएगा।
अभी कुछ ऐसी बातें निकल कर आई कि चाइना जो है कोविड-19 के बाद में अब यहां पर डिफ्लेशन के जोन में यहां पर जाता हुआ जा रहा है। पोस्ट कोविड-19 ये बातें बोलेगी। डिफ्लेशन क्या होता है इसके बारे में क्या मैं आप लोगों को इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और डिफ्लेशन सबके बारे में बताता हूं, ताकि कल को इनसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग याद रखिएगा। डिफ्लेशन इकोनॉमिक फिनोमिनन है जो कि सस्टेन करता है डिक्रीज इन द जनरल प्राइस, यानी कि प्राइस के लेवल जो है वो डिक्रीज होते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम में आप लोगों को देखने को मिलता है। वैसे इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं आप लोग, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? एक्सट्रीमली रैपिड, इमीडिएटली अनकंट्रोल प्राइस बढ़ जाना जिसको कोई रोक ना सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक चेंज जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, यहाँ पर कोई नहीं खरीदेगा उसको। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? यहाँ पर लंबे समय तक इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेट हो गई, मतलब ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रहता है और हाई इन्फ्लेशन रहता है, दोनों पैरेलल में रहते हैं। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई रहेगा और हाई इन्फ्लेशन, महंगाई भी बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये अगर डिस इन्फ्लेशन की बात करें तो डिक्रीज इन द इन्फ्लेशन, यानी कि जो महंगाई बढ़ी थी उसमें डिक्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। जनरल प्राइस लेवल स्टिल राइजिंग बट स्लोअर, ठीक है, यानी कि बढ़ रहे हैं पर लेकिन फिर भी उतने नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिशन फेज भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, नोट मोर स्टेबल, पर फिर भी हाँ कि हाँ ऐसा कुछ है। तो डिस इन्फ्लेशन की कैटेगरी में यहां पर अभी जाता हुआ जा रहा है चाइना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, डिसफ्लेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन टर्म्स में। यहां पर बात की जा रही है कोट एली। कोट एली मतलब एक तरीके से जो कोटन है उससे रिलेटेड यहां पर मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आया गया ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके, एमएसपी के रेट के बारे में ज्यादातर लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो कॉटन की क्रॉप पर फोकस देने की बात की जा रही है। तो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर दोनों के साथ में आप लोग टॉपिक को देख सकते हैं। तो खरीफ जो क्रॉप है यहाँ पर उसके बारे में अगर बात करें तो 6 से लेकर 8 महीने में यहाँ पर मैच्योर होती है। ड्रोथ रेजिस्टेंस है, आप लोगों ने देखा होगा कॉटन की खेती खासकर वहां पर होती है जहां पर पानी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये 2.1% के करीब वर्ल्ड में एरिएबल लैंड देखने को मिलेगी। 27% ऑफ द वर्ल्ड टेक्सटाइल नीड यहीं से निकल कर आती है कपड़े बनाने के लिए। टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, बारिश काफी कम देखने को मिलती है। सोयल जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिगुड सोयल भी बोलते हैं इसको, ब्लैक कॉटन सोयल के नाम से भी इसको जानते हैं। और सोयल ऑफ द डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में देखने को मिलेगी, सदर्न इंडिया में खासकर, ठीक है। फाइबर, ऑयल और एनिमल फीड के लिए भी यूज कहता है यहाँ पर। कॉटन जो प्रोड्यूस है कंट्री इंडिया सबसे टॉप पर है, फिर चाइना और फिर यूएसए, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। हमारे देश के अंदर में भी गुजरात सब पे टॉप पर है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये समझना। और बाकी ये कॉटन की कैटेगरी है जिसके बारे में याद रखते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती है, तो इनके नाम भी दे रखे हैं और किस किस देश में, ये हल्का सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी ताकि अगर कल को यहाँ से भी अगर क्वेश्चन कोई पूछने बैठे आप लोगों से तो आप लोगों को कंफ्यूजन इसके लिए न हो, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ओके। बाकी ये मैप है जहां पर ज्यादातर खेती बाड़ी आप लोगों को कॉटन से रिलेटेड देखने को मिलेगी। दालों के बारे में भी काफी ज्यादा बातें की गई रिसेंटली, तो पल्स प्रोडक्शन के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन का नॉर्मली देखने को मिलता है और काफी इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश में। तो दाल से काफी सारी चीजें बनाई जाती है, मक्का, बाजरे की रोटी, सारी तरीके की दाल, मिक्स दाल और कौन कौन सी दाल आप लोग देखते हैं। मेजर जो ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलता है जैसे चिकपीस हो गए, ग्राम, इसी के साथ में पिजन पीस, तोर, ये सारी चीज देख सकते हैं। एरिया कहां पर आता है? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आप लोगों को पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, डेल्टा वाला रीजन यहां पर देखने को मिलेगा। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस, जैसे कॉटन था, पल्सेस में भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और मेजर एक्सपोर्ट कहता है यूएई, चाइना, यूएसए, नेपाल, कनाडा, ईरान, यहां पर हम लोग काफी अच्छे लेवल पर एक्सपोर्ट भी इनको करते हैं। मेजोरिटी ऑफ क्रॉप्स जो है हमारे देश में कहां कहां पर पाई जाती है, तो अलग अलग राज्यों के नाम दे दिए हैं और वहां पर क्या क्या उगाया जाता है। तो ये एक मोटा मोटा सा आइडिया है जहां पर मोटे मोटे तौर पर चीजें उगाई जाती हैं, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ ये एरिया आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि कहां कहां पर किस तरीके से प्रोडक्शन होते हैं यहाँ पर। तो ये अलग अलग बेसिकली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं और ये भी एक डेटा कुछ इस तरीके का है जहां पर हम लोग चीजों को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाए तो सारा डेटा आप लोगों के पास में एक जगह इकट्ठा करके रख दिया ताकि आसानी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सको, ओके। ओनियन यानी कि प्याज को लेकर अभी काफी लार्ज स्केल पर यहां पर न्यूज सामने निकल कर आई। ओनियन के ऊपर एक्सपोर्ट लगा दिया गया, बेसिकली ओनियन के ऊपर गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी ओनियन, ये देखने को मिला, जिसकी वजह से यहां पर प्राइस भी बढ़ा क्योंकि बाहर अगर जाएगा तो और महंगा पड़ेगा, हमारे देश में ही नहीं है। तो ये एक किस तरीके की ये फसल है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा अभी थोड़ा, क्योंकि एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बनता है जिसके बारे में आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जाए तो ओनियन जो है इन इंडिया, फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में जब बात करते हैं
तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है ओनियन का वर्ल्ड में। हमारे देश के अंदर में यहाँ पर खरीफ, लेट खरीफ और रबी बेसिकली टाइम में इसको उगाया जाता है। और कहां पर सबसे ज्यादा उगाया जाता है, याद रखना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में। बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, यूएई, नेपाल, इंडोनेशिया, ये भी एरिया है जहां पर हम लोग मेनली इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए थे, या आप लोगों ने देखा, तो उसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ डेटा जो प्रोडक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, बजट 2018-19 में ऑपरेशन ग्रीन लेकर आया गया था। ऑपरेशन ग्रीन, या इसको आप लोग याद रखिएगा, इस टाइम पर यहां पर एक लाइन पे ऑपरेशन फ्लड भी यहां पर देखने को मिला, जिसमें प्राइस वोलेटिलिटी के बारे में बात की गई और यहां पर ओनियन का भी नाम आया था। तो इसलिए ओनियन के बारे में आप लोग यहां पर याद रखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है तो इससे रिलेटेड है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट एंड जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो कई सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी अच्छे से, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों ये जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये बाल्टिक सी से निकल कर आ रही है। बाल्टिक सी जो है, आप लोगों ने बाल्टिक कंट्री के बारे में सुना होगा, तो थोड़ा सा लोकेशन भी देख लेते हैं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। एग्जैक्ट लोकेशन जो आप लोगों को बाल्टिक सी की देखने को मिलेगी, तो ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आप लोग बाल्टिक कंट्री के भी नाम बता सकते हैं, किसी को पता है बाल्टिक कंट्री का नाम बताइए। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोकेशन है बाल्टिक सी की, आप लोग यहाँ पर देखिए। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर क्या है, सिटीजन जो है वो जागरूक हुए और उन्होंने बात की कि रिस्टोर किया जाएगा जो सी ग्रास होती है। सी ग्रास जो बेसिकली होती है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, समुद्र के अंदर में सबमर्ज रहती है, यानी कि कुछ डूबी हुई ग्रास आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नजर आती है, ये इवोल्व हो रही है अराउंड 100 मिलियन ईयर एगो, यानी कि लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इवोल्व हुई है आराम से, पर लेकिन अभी ये बर्बाद होती नजर आ रही है। तो इनके ऊपर फोकस देने की बात की गई है, क्योंकि जो मरीन लाइफ होती है वो काफी हद तक यहाँ पर इनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, उनकी जिंदगी जो है इससे चलती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन इंसानों की वजह से और पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें बर्बाद होती जा रही है। हमारे देश के अंदर भी आप लोग अगर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को पाक स्टेट हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया तमिलनाडु में, यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। कई सारे जीव जंतु यहाँ पर इसके अंदर पाए जाते हैं, तो उनकी भी सेहत जो है वो ठीक ठाक यहाँ पर हो पाती है फिर, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग इनिशिएटिव है। ऐसे एक इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बारे में। वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अनाउंस किया गया मैंग्रोव सेल जो है इंटरनेशनल मैंग्रोव डे पर ये अनाउंस किया गया था, ताकि जो भी यहाँ पर दलदली फॉरेस्ट हैं उनको ढंग से प्रोटेक्ट किया जा सके। वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेसिक जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर में, यहाँ सुंदरी ट्री भी पाए जाते हैं, इसके नाम पर सुंदरवन डेल्टा है, और ये रीजन दुनिया का सबसे बड़ा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दलदली फॉरेस्ट वाला रीजन है। बाकी हमारे देश में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, दूसरे नंबर पर गुजरात में, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार में, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश के अंदर में, पांचवें नंबर पर उड़ीसा के अंदर में, इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर में, अलग अलग रीजन में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग ये बातें याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। एशिया का लगभग 45% जो मैंग्रोव्स कवर है वो अकेले इंडिया के अंदर में पाया जाता है। इंडिया स्टेट रिपोर्ट के बारे में बात करें या फिर भितरकनिका जो मैंग्रोव्स है इसके बारे में बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे हैं, तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन में नहीं आना है। बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। नए कानून लेकर हमारे देश में आ जा रहा है, जिसमें कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट जो है 2005 का, उसके अंदर में चेंज करके ये नया कानून अभी हमारे देश में लेकर आया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि हमारा जो देश है, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो टोटल मिलाकर 9 राज्य हैं जो कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। टोटल 9 राज्य आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे रेगुलेट कर सकते हैं कोस्टल एक्वाकल्चर जो एक्टिविटीज हैं इसको, और इसको ढंग से लेकर चला जा सकता है। इसको यहाँ पर बेसिकली कंसिस्ट एक तरीके से यहाँ पर इसके अंदर में जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पर फॉर्मर जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको एज एक्सपर्ट के तौर पर रखा जा रहा है, ताकि चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके। मेंबर है यहाँ पर जो नॉमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर चीजों को, सेंट्रल डेवलपमेंट ओशन जो सेंट्रल
डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और 4 रिप्रेजेंटेटिव कोस्टल एरिया स्टेट से देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लू इकोनॉमी को आगे लेकर चलना है। ब्लू इकोनॉमी को जितने शानदार तरीके से आगे लेकर चल पाएंगे उतना ही बेसिक डेवलपमेंट पर्टिकुलर रीजन में हम लोग कर पाएंगे। तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी के बारे में आप लोग यहाँ पर बातें याद रखते हैं। फिश प्रोडक्शन के मामले बात करें तो ये बढ़ता जा रहा है और कोस्टल एरिया के लिए इकोनॉमी का भी काम करता है, उनके लिए फूड का भी काम करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कोस्टल रीजन में अगर आप लोग बात करते हैं। आंध्र प्रदेश जो है फिश में लीडिंग है हमारे देश के अंदर में, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल और तीसरे पर आप लोगों को यहाँ पर गुजरात देखने को मिलेगा अगर फिशरी प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूज कम है पर लेकिन जो है वो इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक की बात कर रहा हूं, रीजन क्या है अभी आप लोग समझ जाओगे। दोस्तों रिसेंटली अभी यहाँ पर 2 मिशन लॉन्च किए गए थे। एक तो रशिया के द्वारा चांद पर जाने का था जिसका नाम था लूना 25, एक हमारा मिशन था चंद्रयान 3। दोनों लगभग पैरेलल में चल रहे थे, पर लेकिन जैसे ही रशिया का मिशन फेल हुआ हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, पर लेकिन हमने चांद पर झंडा फहराई दिया। वो नहीं कहते कि जो तसल्ली रखता है, जो एक तरीके से पेशेंस रखता है, वो सक्सेस हो ही जाता है। रशिया का मिशन फास्ट था, ये डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, चांद पर उतारने की कोशिश की जा रही थी। हमारा मिशन घूम घूम कर यहाँ पर आप लोगों को जाता हुआ नजर आया। लॉन्चिंग डेट हमारी की 14 जुलाई थी, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला इसकी लॉन्चिंग डेट 10 अगस्त थी। 10 अगस्त से इनका बेसिकली लैंडिंग डेट 22 अगस्त, मतलब देखो आप लोग यहाँ पर 12 दिन में। और हमारी 14 जुलाई से लेकर यहाँ पर 1 महीने से भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा अगस्त 23। तो ये काफी आराम से हम लोग इसको लेकर चले, जिससे कि शांति में चीजों को वहां पर पहुंचाया जा सके और हम लोग आसानी से यहाँ पर लैंड भी कर गए। तो काफी इंपॉर्टेंट मिशन हमारे यहाँ पर देखने को मिला, तो याद रखिएगा इसके बारे में। और ये ऐसा नहीं कि रशिया का पहला यहाँ पर प्रयास था, रशिया तो यहाँ पर खिलाड़ी है। लूना 2 1959, लूना 9 1966, लूना 16 1970, लूना 24 देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर यूएसए के प्रोग्राम अपोलो 11 1969, अपोलो 12 13 14 15 16 इनके देखने को मिले। चाइना के चैंग ई, चैंग 4, चैंग 5 ये रिसेंटली अभी आप लोगों को मिशन देखने को मिले। तो दुनिया भर के मिशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। बाकी इसी लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर कई सारे और, जैसे कि लूनार रिकॉनेसेंस, ये ऑर्बिटर है, यूएसए का मिशन है यहाँ पर। ठीक है, चंद्रयान हमारा प्रोग्राम है 8 19 और 23, जो सबसे शानदार सबसे ज्यादा जो सेलिब्रेट किया गया वो यहाँ पर ये किया गया और पहला किया गया था। इस टाइम पर तो काफी दुख हो गए थे, पर लेकिन शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। स्टार 1 यूरोपियन स्पेस एजेंसी और मून इंपैक्ट ये प्रोब इंडिया, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को मिशन अभी आप लोगों को और देखने को मिल रहे हैं। आर्टेमिस्ट यूएसए का मिशन और U2 ये चाइना का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लोर करेगा जो चांद की जो दूसरी सतह है वहां पर, देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद जरूर रखिएगा, कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी कई सारे राज्यों के द्वारा वुमेन इंपावरमेंट की स्कीम लॉन्च की गई है, तो उनमें कोई ना कोई आर्टिकल इस्तेमाल होता हुआ नजर आया। तो मुझे लगा कि एक जगह इकट्ठे कर वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो आप लोगों को एक बार में पढ़ा दिया जाए, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट यहाँ पर न रहे। यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोगों को पहले जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये बात की जा रही है फंडामेंटल राइट के बारे में। आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसी के अंदर सारे फंडामेंटल राइट आते हैं। फिर इससे आगे चलते हैं, हम लोगों को देखने को मिलता है डीपीएस पे देखने को मिलता है 4 में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आप लोगों का निकल कर आता है, बेसिकली ये आता है पार्ट, इसी के अंदर में बात करते हैं ये 4A, और इसमें आर्टिकल 51A के बारे में बात की जाती है, जिसमें आप लोग यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर यहाँ पर देखते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है मैन और वुमेन को इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर के अंदर में कोई भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, आर्टिकल 51 और 51 का जो 1 और 3 हो गया, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला बोलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर और सेक्स के नाम पर, यानी कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर इसी के साथ में तीसरा ये बोलता है कि स्टेट यानी कि सरकार को अलाउ कर दो कि डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं अफर्मेटिव, यानी कि अगर वुमेन को इंपावर करने की बात करें, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारे भेदभाव झेलने पड़ते हैं, तो तब डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, उनके लिए कोई स्कीम ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है वो इंश्योर करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में इन द पब्लिक, जो यहां पर बेसिकली पब्लिक अपॉइंटमेंट, ठीक है, फॉर ऑल द सिटीजन। आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन और फोर्स लेबर के मामले में बातें करें। आर्टिकल जो 39 हो गया यहाँ पर, ये डायरेक्ट करता है
स्टेट को, ताकि सिक्योर किया जा सके मैन और वुमेन के लिए इक्वल राइट लाइवलीहुड के लिए। याद रखिए यहां तक जो है ये आप लोग फंडामेंटल राइट में हो गए। यहां से आगे स्टार्ट होती है डीपीएसपी। तो यहां पर मैन और वुमेन के इक्वल राइट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज में भी इसके बारे में पढ़ा, कई सारी चीजें आप लोगों ने वहां पर भी देखी थी कि यहां पर किस तरीके से ये मैन और वुमेन के ऊपर फोकस किया है। 39 काफी इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इक्वल वर्क इक्वल पे होना चाहिए। लड़का और लड़की को अगर कोई काम आप लोग दे रहे हो तो सेम काम के लिए सेम सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़के को उसी के लिए ज्यादा सैलरी दे दी और लड़की को कम सैलरी दे दी, ये गलत बात है। आर्टिकल 42 जो है यहां पर बात करता है कि आप लोगों को यहां पर इंसानों के काम करने लायक कंडीशन बनानी है। ऐसा नहीं कि वहां पर इतनी भी कंडीशन अच्छी नहीं है कि इंसान काम कर सके। और मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात की जाती है कि एक तरीके से महिलाओं के लिए सपोर्ट भी आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कराना है। आर्टिकल 51A का जो ई है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में बात आ गई। एनकरेज करना चाहिए प्रैक्टिस जो कि एक तरीके से रिनाउंस करना चाहिए उन प्रैक्टिस को जो कि महिलाओं के लिए डेरोगेटरी है, इनके गलत है, उनकी डिग्निटी के ऊपर इंपैक्ट डालती है, उनको हम लोग को दूर करना चाहिए। आर्टिकल 300A ये महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। इक्वल राइट है लड़का और लड़की का अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। इवन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1992 में 1/3 सीट जो है पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी में महिलाओं के लिए रिजर्व की गई। तो ये सारे के सारे प्रोविजन वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे देश के अंदर में जो वुमेन को इंपावरमेंट करने के लिए टाइम टू टाइम आप लोग को न्यूज में देखने को मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो दूर कर आप लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का डिस्कशन? मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर यस तो बताइए, अगर नो तो भी बताइए कैसी लगी वीडियो। तो यहां तक आप लोग का सारे मंथ का जो है कंप्लीट सारी चीजें हो चुकी हैं। इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी लवर वीर के नाम से, और एप्लीकेशन पे भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी स्टडी लवर के नाम से ही है, स्टडी लवर वीर के नाम से सारी चीजें इकट्ठी मिल जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना है आप लोग को, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर देना, एक सेकंड लगेगी, लाइक या डिसलाइक कर वीडियो को आप लोग बता सकते हैं। अगर पसंद आई, नहीं पसंद आई तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, टाइम वेस्ट हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।